डालने की कोशिश रची है। ईरान इस तरह की आतंकवादी योजनाओं का घोर विरोधी है और उसका अमेरिकी जनता के साथ कोई युद्ध नहीं है। इस तरह नैतिकता के मामले में भी यहां पर आप देखेंगे तो ईरान ने अमेरिका को हरा दिया है, जिसने स्कूल पर बम गिराने में संकोच नहीं किया। मगर ईरान साफ साफ कह रहा है कि उसकी जंग अमेरिकी जनता से नहीं है। बहरहाल मिडिल ईस्ट की जंग तो थमती हुई नहीं दिख रही है, लेकिन पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। वहीं एक सियासी जंग भारत में भी शुरू हो चुकी है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान आज हो चुका है। 9 अप्रैल से 29 अप्रैल तक चुनाव होंगे और नतीजे 4 मई को आएंगे। इन चुनावों में एक तरफ बीजेपी का भविष्य दांव पर लगा है तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग की साख का भी सवाल है। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग का नोटिस तो विपक्ष संसद में दे ही चुका है और इधर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश कुमार से पश्चिम बंगाल में चुनावी चरणों से लेकर, क्योंकि पिछली बार पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान कराए गए थे और इस बार 2 चरण में मतदान हो रहे, 2 फेजेस ओनली, 2 फेजेस में मतदान होंगे। इस पर भी सवाल पूछे गए, SIR से सवाल पूछे गए और इन सवालों के साथ साथ इंपीचमेंट की बात भी हुई। उनसे पता चलता है कि अब लोगों के भीतर अविश्वास कितना बढ़ चुका है। खैर, चुनावों की ग्राउंड रिपोर्टिंग DB लाइव आप तक लगातार पहुंचाएगा और इस बीच ईरान पर चर्चा लेकिन ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस युद्ध में पूरी दुनिया का भविष्य दांव पर लग गया है। खासकर होर्मुज स्ट्रेट यानी होर्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिका और इजराइल का साथ देने वाले देशों के जहाजों पर प्रतिबंध लगाने के बाद तेल संकट काफी गहरा हो चुका है और सबकी उंगलियां ट्रंप पर उठ रही हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये जलडमरू मध्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट विजुअल आप देख रहे हैं, सीधे सीधे AI फुटेज है ये आप देख रहे हैं वहां का, और सबकी उंगलियां ट्रंप पर उठ रही हैं। और ऐसे में ट्रंप ने कई देशों से अपील की है कि वो हॉर्मुज को खुलवाने में साथ दे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने उम्मीद जताई है कि चीन, फ्रांस, जापान, जर्मनी, दक्षिण कोरिया और ग्रेट ब्रिटेन तमाम देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए अपने लड़ाकू जहाज भेजेंगे। हालांकि ईरान पर ट्रंप के खोखले दावे बंद नहीं हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को NBC को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि ईरान समझौता करना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता। इसकी वजह यह है कि उनकी शर्तें ठीक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इन शर्तों में यह बातें शामिल होनी चाहिए कि तेहरान अपनी परमाणु महत्वाकांक्षा को पूरी तरह से त्याग देगा। यह कहना है डोनाल्ड ट्रंप का NBC को दिए इंटरव्यू में। तो डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर परमाणु हथियार की बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं है, ये अब सब जान चुके हैं और ईरान भी खुल खुल के चीख चीख के ये बात कह रहा है। हालांकि और ये खुफिया एजेंसियां भी अमेरिका की कह रही हैं, FBI, CIA, इन सब का भी कहना है कि ईरान ने परमाणु हथियार नहीं बनाए हैं, परमाणु बम नहीं बनाए हैं। हालांकि ईरान जो पलटवार कर रहा है वो अमेरिका के लिए बड़े झटके के समान है। कल बगदाद में अमेरिकी दूतावास परिसर के अंदर एक हेलीपैड पर मिसाइल से हमला हुआ। वहीं ईरान ने पश्चिम एशिया के सबसे व्यस्त बंदरगाह और संयुक्त अरब अमीरात के 2 अन्य बंदरगाहों को खाली करने का आह्वान किया है। यह पहली बार है कि जब ईरान ने किसी पड़ोसी देश की गैर अमेरिकी परिसंपत्तियों पर हमले की खुले तौर पर धमकी दी है। इधर इराकी शिया मिलिशिया हश्द अल शाबी, ये इराकी शिया मिलिशिया का नाम है, हश्द अल शाबी, इसने आज सुबह विक्टोरिया सैन्य बेस पर इराक में ड्रोन हमले किए, जिसमें 3 अमेरिकी सैनिक घायल हुए और 2 ठेकेदारों की मौत हो गई है। ईंधन डिपो में लगी भीषण आग के कारण उड़ान संचालन पूरी तरह से ठप हो चुका है। आपको बता दूं कि इस समय इराक में करीब 2500 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, जो लगातार इन हमलों के निशाने पर हैं। वहीं IRGC ने 51वें जवाबी हमले यानी 51st वेव, जो जवाबी वेव है, हमला है, उसमें अमेरिकी अल-खर्ज एयरबेस को निशाना बनाया है। साथ ही ईरान ने अमेरिका से जुड़े औद्योगिक स्थलों पर भी हमले की कड़ी चेतावनी दी है।
ईरान के ये हमले जो हैं हर रोज इस बात को साबित कर रहे हैं दोस्तों कि इस लड़ाई में अमेरिका टिक नहीं पा रहा है। भले उसने ईरान का काफी नुकसान किया है और अब भी कर रहा है, लेकिन ट्रंप को सबसे बड़ा नुकसान यह है कि अमेरिकी जनता उनके साथ अब नहीं है और ईरान को सबसे बड़ा फायदा यहां यह है कि ईरान में जनता पूरी तरह एकजुट है और सरकार के साथ है। दोनों तरफ दो अलग अलग चीजें दिखाई दे रही हैं। अगर देश की जनता आपके साथ नहीं है, सड़कों पर एलपीजी सिलेंडर लेकर अगर सड़कों पे जनता है, तो आप समझ लीजिए कि जनता आपके साथ नहीं है। नरेंद्र मोदी को यह बात समझनी चाहिए हिंदुस्तान में, और उधर अमेरिका में समझनी चाहिए यही बात डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि अमेरिका की जनता अब सड़कों पे है और नो वॉर के पोस्टर लेके घूम रहे हैं और कह रहे हैं, वहां की जनता कह रही है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे देश के सैनिकों को, हमारे देश की पूंजी को, पैसे को इजराइल के कहने पर क्यों झोंक दिया है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान की जनता सड़कों पे है और ईरान के साथ है। सड़क पे जनता है, लेकिन आपके साथ है या नहीं है, यह बहुत बड़ी बात होती है। तो दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि क्या रोज थोड़ा थोड़ा करके एक बड़ी लड़ाई हार रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। भारत में भी बड़े जंग की तैयारी हो चुकी है और इन सबके बीच ईरान ने किया अमेरिका का पर्दाफाश। इन सब की शुरुआत करते हैं हम इस चर्चा में। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, जयशंकर गुप्ता जी हैं हमारे साथ प्रफुल्ल कोलख्यान जी उधर वेस्ट बंगाल कोलकाता से जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ इधर प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल। आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले प्रेम कुमार जी, आपके पास ही आना चाहता हूं। कैसे देखते हैं आप, भारत में चुनाव की घोषणा हो गई 9 तारीख, 23 तारीख, 29 तारीख, ये 3 तारीखों में 5 राज्यों के चुनाव सिमट जाएंगे। असम में, पुदुचेरी में और केरल में, ये 3 राज्य हैं जहां 9 अप्रैल को चुनाव हो जाएंगे। 23 तारीख को चुनाव जो है वो उधर तमिलनाडु में, और उसके बाद फिर माफ़ी चाहूँगा पुदुचेरी में भी, तमिलनाडु और पुदुचेरी में 23 तारीख को, और 23 और 29 तारीख को पश्चिम बंगाल में चुनाव। ये देख लीजिए, ये चुनाव के तमिलनाडु में 23 तारीख को, असम में 9 तारीख को, केरलम में 9 अप्रैल को, ये दिखाई दे रहा है। इसके अलावा 2 राज्य और हैं, उसको भी ले आइए। नतीजे 4 मई को होंगे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में पहला चरण जो है वो 23 अप्रैल को, जिसमें 152 सीटें, और दूसरा चरण 29 अप्रैल को 142 सीटें। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, इस पर मैं अभी कोई बात नहीं करने जा रहा हूँ। हम लोग इस पर कोई विश्लेषण करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पर खूब विश्लेषण करेंगे, खूब ज़मीनी हकीकत हम लेके आएंगे, अलग अलग राज्यों के ग्राउंड रिपोर्ट्स लेके आएंगे। लेकिन चलेंगे हम उधर ईरान, और ईरान में, और ये जो देख रहे हैं आप, ये आई तस्वीर, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर है। ईरान में जो कुछ हो रहा है, और उस पर आपकी निगाहें भी टिकी हुई हैं, हमारी निगाहें भी। अमेरिका जो है, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं हम तो जीत गए चुनाव, माफ़ी चाहूँगा चुनाव की बात कर रहा हूँ, जीत गए जंग, लेकिन दूसरी तरफ यही डोनाल्ड ट्रंप साहब अलग अलग देशों से मदद मांग रहे हैं। कैसे देखा जाए? जी देखिए राजीव जी, पहले तो शुक्रिया। दोनों बातों को मैं जोड़ करके एक बात बोलना चाहता हूं अपने तरीके से। जी, दोनों बातों मतलब एक चुनाव की घोषणा और दूसरा ट्रंप की जो घोषणाएं जो है नियमित रूप से। देखिए, जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाकर डोनाल्ड ट्रंप ले जा रहे थे पत्नी समेत, तो ऐसा लगा था जैसे कुछ कर ही नहीं सकता वेनेजुएला, है ना, कर भी नहीं पाया। लेकिन मुझे अब कुदरती न्याय में बहुत विश्वास होने लगा है। कुदरती न्याय का मतलब ये है कि वेनेजुएला को उठा करके जो तानाशाही ट्रंप ने विकसित की, उनका हौसला और बढ़ गया। उन्होंने दुस्साहस कर लिया ईरान पे, और आज नतीजा क्या है? वेनेजुएला का शासक लाचार जरूर था, लेकिन उसकी बेचारगी, उसकी बेबसी और एक तानाशाह का जुल्म, तानाशाह से गलती पर गलती कराता चला गया और एक नेचुरल जस्टिस डेवलप हुआ। उस पर हम लौटेंगे। इसको थोड़ा सा भारत से जोड़ के देखते हैं। भारत में चुनाव की घोषणा हुई है। भाई पवन खेड़ा ने कहा कि भाई 3 बजे अमित शाह
की सभा खत्म होगी और 4 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर आएगा। इससे पहले 2 दिन का दौरा लग चुका था प्रधानमंत्री जी का, वो सारे चुनाव प्रभावित क्षेत्र, चुनाव वाले क्षेत्रों में घोषणाएं कर रहे थे। तो ये जो युगलबंदी है चुनाव आयोग और सत्ता की, वो दिख रही है, वो भी दिखा। हालांकि ममता बनर्जी ने भी ऐलान किया, लेकिन ममता बनर्जी का ऐलान युगलबंदी इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि ये घोषणा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, सबको पता थी राज्य सरकार को कितना समय लगता है तैयार होकर अनाउंसमेंट करने में। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक ऐसे समय में इस चुनाव का ऐलान हुआ है जहां भी कुदरती न्याय लिखा जा चुका है। देश उसी युद्ध जिसकी हमने चर्चा से शुरुआत की के कारण और उस युद्ध में वो नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर वाला जो रोल है हमारे प्रधानमंत्री जी का, जो ईरान के साथ उन्होंने जो दूरी दिखलाई, जिसका खामियाजा एनर्जी सिक्योरिटी पर चोट के रूप में लगा, उसके परिणाम स्वरूप जो गैस की किल्लत देश में है, और लगता नहीं है कि ये किल्लत दूर होने वाली है, संकट गहराने वाला है, क्योंकि ईरान को आपने नाराज कर दिया, बेवजह नाराज किया, वरना उस वहां से उसका भी कहना है कि जो दुश्मन है उसको हम उसके जहाज को जाने नहीं देंगे, हमारा जहाज भी आ सकता था। ये जो संकट बनाया उसका परिणाम चुनाव में दिखेगा, 5 राज्यों में दिखेगा, और ये कुदरती न्याय यहां लिखा जा चुका है। तो एक कुदरती न्याय जो वेनेजुएला से शुरू हुआ और भुगतना पड़ रहा है ईरान में डोनाल्ड ट्रंप को, और दूसरा जो है देश के भीतर जो तानाशाही और चुनाव की गोलबंदी और चुनाव चोरी तमाम चीजें हैं, उसके लिए भी अब एक कुदरती न्याय दिखता हुआ दिख रहा है, बनता हुआ दिख रहा है, ये मैं कहना चाहता हूं। अब वापस से पहले सवाल पर कि जो हो रहा है दुनिया में, हम आपके ही चैनल पर कह चुके हैं बहुत पहले ही कि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव युद्ध हार चुके हैं, और इसका ऐलान जब भी हो औपचारिक रूप से, लेकिन युद्ध वो हार चुके हैं, क्योंकि वो जमीनी लड़ाई लड़ नहीं सकते, ईरान में रिजीम चेंज कर नहीं सकते। तो क्या खामनेई का मर्डर करने के लिए युद्ध हुआ था? इसलिए युद्ध हुआ था। तो युद्ध का गोल आपको मिलने वाला नहीं है, केवल नुकसान और नुकसान। आपने एक के बाद एक अपने साथी खोए, नाटो में मतभेद हुए, यूरोप से लेके अमेरिका तक नजदीकी दोस्त आपके दूर हो गए। आज आप अकेले खड़े, यानी डोनाल्ड ट्रंप अकेले खड़े। अब उन एप्स्टीन वर्ल्ड वाले 2-3 लोगों की बात छोड़ दीजिए, ऐसे दुनिया में ये अकेले खड़े हैं, कोई इनका साथ देता नहीं दिख रहा है। दूसरी तरफ रूस और चाइना ने ऐसी घेराबंदी कर दी है कि इस युद्ध का जो तेल विषयक फायदा है, ऑयल से कमाई है, वो कमाई करने के लिए रूस बैठा हुआ है, ईरान को भी मदद कर रहा है, और ईरान भी अपने आर्थिक स्रोत को बचाने में कामयाब है रूस और चीन की मदद से, क्योंकि उसका भी खरीदार है दुनिया में। तो आप जब ईरान का तेल ही नहीं रोक पाओगे, उसका कारोबार ही ठप नहीं कर पाओगे, तो ईरान को कैसे हराओगे? और इधर रूस भी मजबूत हुआ। यूक्रेन जैसा देश जिसको जेलेंस्की को बेइज्जत किया गया था दुनिया के सामने में, सबने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे बेइज्जत किया था, खाने नहीं दिया था, झकझोर दिया था उनको। बस मैं याद दिला रहा हूं। लेकिन आज यूक्रेन से भी आपको मदद मांगनी पड़ रही है, यूक्रेन से भी एक्सपेक्टेशन आपकी बढ़ रही है डोनाल्ड ट्रंप साहब। तो आपकी तो इज्जत ही चली गई, आपकी तो क्रेडिबिलिटी ही चली गई, आपकी मतलब देश की, आप कुर्सी अमेरिका की कुर्सी पर हैं, आपने देश की इज्जत जो है मिट्टी में मिला दी है, साख मिट्टी में मिला दी है। तो उसी इस परिप्रेक्ष्य में जो युद्ध से संबंधित घटनाएं होंगी वो बस इंफॉर्मेटिव होगी कि किसने किस इलाके में कितना बम फोड़ दिया, किसने कितने लोगों को जान से मार दिया, यही युद्ध की सूचना रह गई है। युद्ध का निर्णय हो चुका है, निर्णय में अमेरिका को हार मानना पड़ेगा, और कितना एस्केपिंग रूट वो अपने लिए कैसे और किस तरह से खोजते हैं, यही बात है। वो भी हमें नजदीक में दिखता नजर नहीं आ रहा है कि आसानी से वो इस युद्ध से निकल पाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आसानी से इस युद्ध से, इस जंग से निकल पाएंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। जरा आना चाहता हूं जल्दी से प्रशांत जी आपके पास। प्रशांत जी, कैसे आप देखते हैं यहाँ पे एक तरफ आज 16वां दिन
और कोई भी ऐसा दिन नहीं बीता 28 तारीख के बाद से। 28 फरवरी को इस युद्ध की शुरुआत होती है और भी उसमें भी आप सीधे उस जगह पे मिसाइल गिराते हैं जहां पर आयतुल्ला अली खामनेई और उनके साथ टॉप लीडर्स होते हैं और उनको आप मार डालते हैं। इसकी घोषणा हो जाती है। ईरान भी कुछ घंटों के बाद इसका ऐलान कर देता है कि हां, ऐसे हमले में हमारे सुप्रीम लीडर मारे गए हैं। लेकिन इसके बाद लगातार अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कि हम इस युद्ध को जीत चुके हैं, उनका पूरा खात्मा कर चुके हैं। ईरान के लोग रिजीम चेंज चाहते हैं। पहले, दूसरे, तीसरे दिन तक रिजीम चेंज की बात होती है और ये कहते हैं बहुत जल्द वहां पे हमारा आदमी बैठेगा, यानी वही जो निर्वासित है वो बैठेगा। और उसके बाद फिर कहा जा रहा है कि नहीं, ये नहीं, कोई और बैठेगा। ये बात भी आती है। फिर कहते हैं युद्ध जीत, लेकिन युद्ध जीत चुके हैं, इस जंग को जीत चुके हैं, लगातार कह रहे हैं। कल 15वें दिन, आज 16वां दिन है, कल 15वें दिन सो के जब जगते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब तो कहते हैं कि जापान, साउथ कोरिया, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, सब हमारी मदद करो, आओ हॉर्मुज पे जहाज से बमबार्डिंग करो, हॉर्मुज को मुक्त कराओ। भाई एक छोटी सी जगह है हॉर्मुज, वो एक छोटा सा कनाल है 35 किलोमीटर चौड़ाई वाला, मुक्त करवा लो अगर इतना ही आसान है तो। फिर क्यों आप तो पहले दिन से कह रहे हैं हमने सब कुछ खत्म कर दिया। तो यहां पर जरा आपसे समझना चाहता हूं कि ये कौन सी स्ट्रेटेजी है, कौन सी रणनीति है डोनाल्ड ट्रंप की जिसमें वो खुद हार रहे हैं। अब हम खुले तौर पे कह सकते हैं कि ये युद्ध, ये जंग डोनाल्ड ट्रंप हार चुके हैं और उनके तमाम लोग जो तमाशबीन हैं वो भी कह रहे हैं कि हम तो सलाह नहीं दे रहे थे। जेडी वेंस कह रहे हैं कि अगर मैं मुंह खोल दूंगा तो मैं जेल में चला जाऊंगा। जेडी वेंस कह रहे हैं, जो वहां के वाइस प्रेसिडेंट हैं, चुनाव लड़ना है, वो कह रहे हैं, उनका कल का बयान है कि अगर मैं बंद कमरे में जो बातें हुई हैं अगर मैं बोल दूंगा तो मैं जेल चला जाऊंगा। आखिर डर क्या है वाइस प्रेसिडेंट को? इसलिए जरा डोनाल्ड ट्रंप, ईरान और ये युद्ध हॉर्मुज, पूरी दुनिया की इकोनॉमी इस वक्त ईरान कंट्रोल कर रहा है। अमेरिका का बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्टॉक मार्केट से स्वाहा हो चुका है। 28 तारीख के बाद से भारतीय स्टॉक मार्केट में जो रोज 1000-1200 गिरता है, 1400 गिरता है, राजीव जी 34 लाख करोड़ रुपए निकल चुका है निवेशकों का। 34 लाख करोड़, इसके जीरो कोई गिन ले, ये निकल चुका है। डॉलर रुपए के मुकाबले 92 रुपए से ऊपर है, 93 के आसपास पहुंच रहा है आज तो। क्रूड के दाम बढ़े हुए हैं, एलपीजी की लाइनें लगी हुई हैं। तो ये सब देखकर आपको लग रहा है कि कौन जीत रहा है, कंट्रोल कर रहा है ईरान। और ये हॉर्मुज पे जो वो कह रहे हैं कि जी ये देश आ जाएं और मदद करें, कोई कैसे मदद करेगा? वो ईरान के कब्जे में है। अगर ईरान ने वहाँ माइंस लगाई हुई हैं, समुद्री माइंस लगाई हुई हैं, तो उस माइंस से कैसे टैंकर निकलेगा? वो माइन कहाँ है, उसकी मैपिंग तो ईरान के पास होगी ना। उसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो तो ईरान के पास होंगे ना, कि कहाँ से सेफ जोन दें। इस वक्त ईरान कंट्रोल कर रहा है कंप्लीट तरीके से। कल क्या होगा हम नहीं कह सकते, लेकिन अभी तक, और सबसे बड़ी हार यही है ट्रंप की कि ये वॉर 2 सप्ताह से ऊपर चला गया। उनकी कल्पना ये थी कि हम खमेनी को मार देंगे और वॉर ख़त्म हो जाएगा, वहाँ पे रिजीम चेंज जाएगा, वो शाह पहलवी को वहाँ पे उतार देंगे पैराशूट से और सब हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ऐसा होता भी नहीं है। ईरान इतना बड़ा देश है और उसमें ये सब चीज़ें संभव नहीं है। तो एक तरीके से आप देखिए कि जो आर्थिक उसका जो पूरा पहलू है युद्ध का, वो बहुत बड़ा है। दूसरी ट्रंप की सबसे बड़ी हार यहाँ पे ये हुई है इस युद्ध में कि नेटो और यूरोप साथ में नहीं आए इस बार। अब वो बयानबाजी जो भी करते रहे आपस में ये लोग, लेकिन नेटो और यूरोप साथ में नहीं आया। ये पहला वॉर है पिछले 30 साल में जो अमेरिका अपना लड़ रहा है। अब ये लॉन्ग डिस्टेंस वॉर है। कितने समय तक आप मिसाइल के सहारे, हवाई जहाज़ों के सहारे आप लड़ते रहेंगे?
और ईरान की भी क्षमता कोई कमजोर नहीं, इतना इतना क्षतिग्रस्त होने के बावजूद भी कल वो 5 ऑयल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट गिरा चुका है जी। अमेरिका के। एक उनका दावा है कि फ्रेंडली फायर में गिरा इराक के ऊपर, लेकिन 5 तो ईरान ने क्षतिग्रस्त कर दिए मिसाइलों से। तो उसकी मिसाइल क्षमता अभी भी है और वो बरकरार है। तो मुश्किल में ट्रम्प है, उनको बचने का रास्ता नहीं, निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी परेशानी राजीव जी ये है कि नेतन्याहू जो है वो कंट्रोल कर रहा है ट्रम्प को भी, वो भी कंट्रोल हमारे वालों को भी कर रहा है। और एक लाइन केवल मैं इलेक्शन पे कह दूं, फिर सेकेंड राउंड पे इलेक्शन पे बात करूंगा थोड़ी सी। 9 अप्रैल को पहला चुनाव होगा, मतदान जी। यानी आज से कोई 3 सप्ताह के बाद, यानी 1 महीने से भी कम समय में पोलिंग होनी है। और नेतन्याहू ने मोदी जी के जो राजनीतिक गुरु हैं, जिनके पास वो गए थे युद्ध से पहले, उन्होंने उनकी कृपा से एलपीजी की लाइनें लगी हुई हैं। तो अब ये चुनाव में प्रचार करेंगे, एलपीजी की लाइनें हैं, इसी पे चुनाव हो जाएगा। कोई फर्क पड़ता है क्या? चुनाव पे बात करेंगे हम लोग, लेकिन अब इन मुद्दों का कोई फर्क पड़ता हुआ दिखाई तो नहीं देता है प्रशांत जी, क्योंकि अगर देखिए खुले तौर पे कह रहा हूं मैं, लगातार आप भी कहते हैं, ये 2026 के में 5 ही चुनाव हैं, इन 5 राज्यों में चुनाव हैं जो अभी खत्म हो जाएंगे, जिसका रिजल्ट आ जाएगा 4 मई को। लेकिन अगर ईमानदारी के साथ पारदर्शिता से चुनाव हो जाए तो एक भी राज्य में भाजपा नहीं जीतने जा रही है, यह साफ दिखाई दे रहा है ग्राउंड रिपोर्ट। लेकिन एसआईआर बाबा की जय हो, ज्ञानेश बाबा की जय हो, अगर यही होगा तो परिस्थितियां फिर वो लाइनें लगी रहें, नोटबंदी में लोग मरते रहे, उसके बाद रिजल्ट कुछ और आता है, उसके बाद कई सारी चीजें आप देख रहे हैं, कोविड की महामारी में इतना हाहाकार मच गया, रिजल्ट कुछ और आता है। और उसके बाद अब देखिए, अभी आप पेट्रोल डीजल और एलपीजी की लाइनों की बात कर रहे हैं, उसके बाद भी चुनाव और 2 चरणों में करा के फटाफट करवाने की जो तैयारी है, ये साफ दिखाई दे रही है कि अंदर खाने कुछ और चल रहा है। इसलिए शंका आशंका जो, और उसमें भी हम लोगों ने रिजल्ट, ये कहने के पीछे तर्क भी है, तथ्य भी है। तथ्य ये है कि हमने हरियाणा का चुनाव देख लिया, हमने महाराष्ट्र का चुनाव देख लिया, हमने दिल्ली का चुनाव देख लिया, हमने बिहार का चुनाव देख लिया। बिहार के चुनाव में 3000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा हम सबने साथ में की थी, अलग अलग जगहों पे, गांव शहर सब घूम घूम के। और उसके बाद देखिए परिस्थितियां क्या बनी। तो इसलिए एलपीजी कोई मायने रखता है क्या? कोई, मुझे नहीं लगता। देखिए, जिन चुनावों की बात आप कर रहे हैं उसमें सभी राज्यों में सरकार भी इनकी थी, सिस्टम इनके साथ था, सिस्टम इलेक्शन कमीशन का इनके साथ रहेगा। देखिए, ज्ञानेश कुमार पूरी ताकत लगाएंगे बीजेपी के पक्ष में माहौल खड़ा करने के लिए। वो तो बीजेपी के लिए ही एक तरीके से प्रचार भी कर रहे हैं। तो जब अगर वो चुनाव आयुक्त रहते हुए वो जिस तरीके से उनका बर्ताव है, जिन जगहों पे वो जा रहे हैं, वो मंदिरों में जा रहे हैं, वो जिस तरीके का उनका हावभाव, उससे लग रहा है कि वो उनका जो वैचारिक रुझान है वो कहाँ है। और वो उनके बयानों से भी लगता है, उनके कारगुजारियों से भी लगता है। कोशिश पूरी करेंगे, लेकिन सरकारें केवल असम को छोड़ के बाकी जगह नहीं है, पुडुचेरी में भी आधी है। तो देखते हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो देखते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं। जयशंकर जी आपके पास आना चाहता हूं, फिर प्रफुल्ल जी, अमलेंदु जी आपके पास आता हूं। जयशंकर जी, जरा ये बताइए कि क्या यहाँ पे जब हम अमेरिका की और ईरान युद्ध की बात कर रहे हैं अभी फर्स्ट फेज में, अपने फर्स्ट फेज में यानी पहले पार्ट में जब हम बात कर रहे हैं, जरा ये बताइए कि ये डोनाल्ड ट्रंप साहब आखिर चाहते क्या हैं? अगर सीधे सवाल, हालांकि आप उनके दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता आपका नहीं है, फिर भी एक पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते
सीनियर जर्नलिस्ट होने के नाते, देशबंधु के एग्जीक्यूटिव एडिटर होने के नाते ज़रा मैं आपसे समझना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो रणनीति है वो आपको कहां दिखाई देती है? ट्रंप की रणनीति तो साफ साफ है, इजराइल के साथ है। और उससे अधिक देखिए, इजराइल तो जो है ही है। ट्रंप और अमेरिका की जो रणनीति है या स्ट्रेटजी जो भी कहिएगा, दुनिया के तेल बाजारों पे कब्जा करना है। जो कच्चा तेल है, आपने देखा होगा कि इराक में, लीबिया में, सीरिया में किस तरह से अमेरिका ने हस्तक्षेप किया और यही बताया कि सब जगह, यहाँ इराक में सद्दाम हुसैन जो है वो परमाणु हथियार बना रहे हैं और क्या क्या हो रहा है, ये हो रहा है, हो रहा है। उस बेचारे को सूली पे लटका दिया और मिला कुछ भी नहीं। लीबिया में ही कर्नल गद्दाफी के साथ हुआ, मिला कुछ भी नहीं। ईरान के साथ भी यही है, ईरान के साथ भी यही है। और इसमें एक इंटरेस्ट उनका यह भी रहा है कि चूंकि जब से इस्लामिक क्रांति हुई है तब से ईरान में और उसके कुछ जो करीबी देश हैं या जो दोस्ताना संबंध वाले देश हैं, उसमें अमेरिका के खिलाफ नफरत बहुत बड़ी है, बहुत नफरत है। मैंने तो देखा है ईरान में जिस तरह से अमेरिकन दूतावास था उसको ध्वस्त किया था, वहां पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया था। और वहां एक जगह जो है वो 2-3 तस्वीरें लगाई हुई थी, उसमें अमेरिका के उस समय के राष्ट्रपति और इजराइल के प्रधानमंत्री और किसी एक का और था। उस पर जूता मारते थे लोग, उस पर इनाम लगाते थे कि जिसका जूता सटीक लगेगा उसको हम इनाम देंगे। तो इस हालत तक थी गुस्सा। उस समय सारे प्रतिबंध लगाए थे अमेरिका ने, लेकिन उन प्रतिबंधों का भी सामना करते हुए ईरानी डटे हुए थे। तो ट्रंप चाहते थे या चाहते हैं, अभी भी चाहते हैं कि साहब खमनेई की हत्या हो जाएगी, ईरानी नेतृत्व जो है वो बिखर जाएगा और हम शाह रजा पहलवी के जो बेटा है वहां अमेरिका में बैठा हुआ है, जो उनका पिट्ठू है, उसको यहां ला के तख्त नसीब कर देंगे, गद्दी नसीब कर देंगे। और उसके बाद से पूरा अमेरिका का तेल भंडार या सारा कुछ जो है, जैसे वेनेजुएला में हो गया वैसे उनके पास था। अब उनको ये समझ में नहीं आया, पता नहीं उनकी सीआईए और सारा गणित, या तो सीआईए के लोग उनका साथ नहीं दे रहे होंगे या जो भी है, लेकिन कि भाई ये इराक, लीबिया, सीरिया और वेनेजुएला नहीं है। ईरान सबसे प्राचीन सभ्यताओं, संस्कृति वाला देश है, उसका अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है। और वो लोग मरने मारने के ऊपर आमादा रहते हैं कि मतलब ठीक, हम अपने सेल्फ डिफेंस के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ट्रंप ने तो ये सोचा होगा कि 2-3 दिन में मामला खत्म हो जाएगा, हमारा कब्जा हो जाएगा, उसके बाद पूरा ये लोग गिरफ्तारी करके इनको कर देंगे, सुलीब चढ़ा देंगे। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि अब अमेरिकी सैनिक मारे जा रहे हैं, उनके जहाज ध्वस्त हो रहे हैं, उनके ठिकाने ध्वस्त हो रहे हैं। आप देखिए कि जिस तरह से खाड़ी देशों में अमेरिका ने अपने एयरबेस या नौसैनिक अड्डे बनाए, उसी समय खाड़ी के देशों को सतर्क हो जाना चाहिए था कि भाई ये हमारा इस्तेमाल किसी हमारे पड़ोसी के खिलाफ भी कर सकता है, अदरवाइज क्यों हमारे यहां बना रहा है। आज वही हो रहा है। भाई उसकी कीमत यूनाइटेड अरब अमीराट्स को चुकानी पड़ रही है, कतर, ओमान और बाकी जो खाड़ी देश है उनको चुकानी पड़ रही है, क्योंकि उनके यहाँ जो एयरबेस बने हैं उस पर जब ईरान के लोग हमला कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनकी अर्थव्यवस्था भी चौपट हो रही है, टूट रही है, वहां के लोग मारे जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो पूरी तरह से ट्रंप अब बौखलाए हुए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। बात हमारे मित्र लोग सही कह रहे थे कि उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे लिए वे आउट क्या है, कैसे बाहर निकले। अब कभी कह रहे हैं कि साहब ईरान चाहता है कि समझौता हो जाए और युद्ध विराम हो जाए, लेकिन हम उनकी शर्तों पर नहीं मानेंगे। ईरान कह रहा है कि ठीक है, आप चाहते हैं हम भी कर सकते हैं, युद्ध विराम और समझौता कर सकते हैं, लेकिन वो समझौता हमारी शर्तों पे होगा। ये बात सही है। तो अभी तक ईरान डटा हुआ है और अमेरिका में नुकसान पर नुकसान, भाई हजारों करोड़ रुपए प्रतिदिन का खर्च अमेरिकी अर्थव्यवस्था को उठाना पड़ रहा है युद्ध के चलते, जो अवांछित था, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। आप सिर्फ अपना इजराइल से दोस्ती दिखाने के लिए। और हमारे यहाँ देखिए जो असर, हमारे प्रधानमंत्री इजराइल जाते हैं, वहां से सम्मान लेते हैं, इजराइल की संसद से वह सम्मान लेते हैं जो भूतो न भविष्यति, कभी इसके पहले कोई उस नाम का सम्मान भी नहीं था, वो सम्मान लेकर के आते हैं। वहीं पे मुहर लग जाती है कि अब इजराइल
ईरान पे अटैक करेगा, अमेरिका के साथ मिलकर के करेगा। यानी आप अपनी रजामंदी वहां पर दे करके आते हैं। अब हमारी कूटनीति, हमारी विदेश नीति क्या है? आज हम कहीं के नहीं रह गए हैं। कभी हम रूस के आगे हाथ फैला रहे हैं, कभी ईरान से रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि भैया माफ कर दो यार, हम तो गलती हो गई, वो जल डमरू मध्य से हमारे जहाजों को, हमारे जो तेल वाले टैंकर वाले जहाज है उनको निकलने दो। अदरवाइज क्या हालत है आज देखिए, देश में जो हालत किल्लत हो गई है। रसोई गैस की कीमत पहली बार 65 रुपए एक दिन में बढ़ा दी गई, और ये तेल कंपनियों ने नहीं बढ़ाया, ये सरकार ने बढ़ाया है। और उसकी मार कितनी पड़ रही है? राजीव जी, मैं एक बाप हूं, मेरी बेटी का विवाह था, जो गैस की किल्लत हुई है, जिस ढंग से हमने अपने आप को मैनेज किया है, मैं बता नहीं सकता हूं आपसे। और हमारे जैसे, चूंकि हम राजधानी में हैं, हमारा थोड़ा बहुत रसूख भी है, लेकिन जो आम आदमी है, जो मध्यम वर्ग का आदमी है, जो बाकी शहरों में है, कलकत्ता में है, गुवाहाटी में है, चेन्नई में है, उसकी दशा क्या हो रही होगी? लाइनें लगी हैं सुबह से लेकर के दिन में शाम तक, बल्कि सुबह में भी 2-3 बजे से ही लोग लग जाते हैं लाइन पे, महिलाएं लगी हुई हैं कतारों में। तो ये हालत हो गई। रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, होटल बंद हो रहे हैं, बैंकेट हॉल जो है कहीं कहीं, कोई हमको आज बता रहा था कि साहब इंडक्शन चूल्हों की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, उसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है। तो ये सारा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री ने जाके इजराइल को एक तरह से हरी झंडी दिखा दी कि ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, हम और तुम और अमेरिका मिलकर रहेंगे, हमला कर दो। उस हमले की कीमत आज हमारा देश चुका रहा है। अब पता नहीं, आप जैसे कह रहे हैं कि ठीक है, बिहार में नहीं दिखा, वहां नहीं दिखा, वहां नहीं दिखा, गुस्सा है, लेकिन हो सकता है इसी गुस्से का ये हो सकता है कि चपत पड़े इनको चुनाव में, बंगाल के, आसाम के, या तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल के। केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु में तो इनका कोई मतलब ही नहीं रहा। बंगाल में भी मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी के आगे इनकी कोई दाल गल सकेगी। असम का जरूर है, असम में चूंकि ये बहुत कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वहां पर भी बहुत कांटे की लड़ाई होगी। हो सकता है कि अगर गैसों की किल्लत इसी तरह से बनी रही, गैस सिलेंडरों की किल्लत बनी रही, तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ट्रंप को भी एक समझ में आ गया है कि ईरान कोई बहुत मामूली चीज नहीं है जिसके जब चाहे हम निगल लें। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि दुनिया के और देशों को, तमाम देशों को, चाहे वो नाटो के भी देश हैं जो अभी खुलकर के उनके साथ नहीं आ रहे हैं, ये समय आ गया है जब अमेरिका की दादागिरी, गुंडागिरी के खिलाफ वो लोग आवाज बुलंद करें, बताएं कि भाई साहब तुम अकेले मिलकर के सब कुछ तय नहीं कर लोगे। क्योंकि तुमने जब ईरान पे हमला किया है इजराइल से मिलकर के, तो किसी नाटो के किसी देश से परामर्श नहीं किया, किसी से मंत्रणा नहीं की, किसी की राय नहीं ली है। इस तरह से नहीं चल सकता है। तो जब तक ये सारे देश एक बार खुल करके अमेरिका के खिलाफ बोलना नहीं शुरू करेंगे, उसकी दादागिरी को खारिज नहीं करेंगे, तब तक ये सब होता रहेगा। दुनिया अभिशप्त रहेगी इस मूर्ख और पागल आदमी के खिलाफ, जो जिस ढंग के करता है, काम करते जा रहा है, वो पूरी दुनिया उसको भुगतेगी। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि यहां पर दुनिया और अमेरिका की दादागिरी किस ढंग से बढ़ गई है, किस ढंग से आगे बढ़ रही है, ये हम लोग देख रहे हैं। जरा जल्दी से आना चाहता हूं प्रफुल्ल जी आपके पास। आप तो अब चुनावी राज्य में हैं, मतलब आपके राज्य में चुनाव अब नहीं, आपके राज्य में चुनाव की घोषणा हो चुकी है अब, और एक अलग जंग में अभी आपका राज्य उतर रहा है और उतर चुका है कहें तो। नरेंद्र मोदी जी पूरा हाथ हिलाते हुए जो तस्वीर उन्होंने आज शेयर की है, वीडियो आज शेयर किया है, वो साफ पता चल रहा था कि क्या हो रहा है। और जैसे प्रेम कुमार जी भी बता रहे थे कि पहले 3 बजे घोषणा होने वाली थी प्रेम कुमार जी चुनाव की। आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात सुबह सुबह आई, उसके बाद उसको 4 बजे किया गया क्योंकि गृह मंत्री जी का दौरा था, वो खत्म हो जाए उसके बाद इधर करें, क्योंकि घोषणाएं बाकी चीज़ें। तो खैर ये हम लोग देखते हैं, और सरकार सत्ता पर आसीन जो भी है वो उस हिसाब से अपने हिसाब से करता है। चलिए उसमें ज़्यादा हम बात को ज़्यादा नहीं खींचेंगे। लेकिन यहाँ दूसरी बात एक इम्पॉर्टेंट आ जाती है प्रफुल्ल जी, वो ये कि क्या इस युद्ध में, जिसके बारे में अभी प्रशांत जी भी कह रहे थे, और भुक्तभोगी हैं जयशंकर जी, अभी अभी इनकी बिटिया की शादी हुई है 3 दिन पहले, और वहाँ कैसे गैस की किल्लत हुई और उसको कैसे इन्होंने संभाला है, इनसे बेहतर और कौन समझेगा। लेकिन चलिए ये शादी की बात, कई घरों में चूल्हे नहीं जल पा रहे हैं इसी हिंदुस्तान में आज की तारीख में, और कहते हैं हम तो कहते हैं, कहा जाता है कि आप अफवाह फैला रहे हैं। कल ही बताया गया
कि 45 दिन, अगर आप अभी नंबर लगा दीजिए 45 दिन में आपके वो आएंगे। भाई 45 दिन क्या, कौन भूखा, ये वैसे ही हो गया कि एम्स में आप जाइए किसी चीज़ के इलाज के लिए और कहेगा तत्काल आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है। मैं दिल्ली एम्स की बात कर रहा हूँ, ऑपरेशन की ज़रूरत है। और जब नंबर की बारी आएगी तो ये 2026 चल रहा है ना, 2000 नहीं, 6 महीने नहीं, 2027 का नंबर मिलेगा आपको। इंसान मर जाएगा, तब तक मर जाएगा, डॉक्टर्स नहीं हैं। वही चीज़ है इसके लिए, किल्लत, दिक्कत। जरा आपसे समझना चाहता हूं, इन सब के बीच वो जो युद्ध है, उस युद्ध का कितना प्रभाव इधर पड़ रहा है ये भी बताइएगा। आपके राज्य में, पश्चिम बंगाल में कितना प्रभाव पड़ा है, पड़ा भी है कि नहीं पड़ा है, ये भी बताइएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पे हैं, इसलिए सवाल आपसे कर रहा हूं मैं। और फिर आपसे भी वही सवाल, ये अमेरिका कहां खड़ा है, डोनाल्ड ट्रंप? और अमेरिका तो पूरी तरह से फंस गया है, और फंस गया है कि इसको बहुत जो गरूर था, वो गरूर था कि ग्लोबलाइजेशन के समय में शायद जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ ने ही कहा था कि क्रूरता और हथियार ग्लोबलाइजेशन के दो ये होंगे, क्रूरता और घुसखोरी, हथियार और घुसखोरी, इसके दो हथियार होंगे ग्लोबलाइजेशन के सेकेंड अध्याय का। इनको पश्चिम बंगाल की बात चल रही, आप जानते हैं यहाँ पलासी का युद्ध हुआ था और घुसखोरी के बल पर उसे जीत लिया गया था, लड़ाई नहीं हुई थी। पश्चिम की दुनिया में इधर के बाकी लोगों के लिए उनका ये मानना है कि बड़े अनैतिक लोग हैं और पैसा देने पर ये कुछ भी कर सकते हैं। उस पर कितनी सच्चाई है नहीं है ये तो अलग बात है, लेकिन ईरान में यह बात सही साबित नहीं हुई। खूब पैसा खर्चा करने की योजना थी, घुसखोरी के लिए पूरा इंतजाम किया गया था, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए। काफी पैसा खर्चा किया गया, उसी का अंत में जब कामयाब नहीं हुए तो अभी दूसरे ढंग से उसको कह रहे हैं कि इनको इतना दिया जाएगा, उनको उतना दिया जाएगा, यह कर दो वह कर दो। एक कम बड़ी बात नहीं है जब ये कह रहे हैं कि 9/11 की तरह की कोई योजना थी और जिसका दोष ईरान पर डाला जाना था कि ईरान ने जो है इस प्रकार की योजना बनाई है जिस प्रकार ओसामा बिन लादेन पर डाला गया। आज तो बात समझ में आती है कि ओसामा बिन लादेन को किस प्रकार से उसको बनाया गया, जो था या नहीं था ये तो अलग बात है, लेकिन किस प्रकार उसे उस सांचे में ढाल दिया गया, क्योंकि उसके पहले भी उसका एक अतीत था, अतीत में उसकी कार्रवाइयां भी थी, उसके पार्टनर्स भी थे। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये चुनाव में अमेरिका तो पूरी तरह से फंस गया है और ईरान ने बड़ी कुशलता से सरकारों और वहां की जनता में फर्क पैदा कर दिया है। ये अद्भुत है, क्योंकि चुनी हुई सरकार में जो चुनावी तानाशाही की प्रवृत्ति होती है वह बहुत भयानक होती है और ईरान ने इस बात को महसूस कर लिया। अभी भारत सरकार के साथ भी जो बात हुई उसको सरकार को नहीं, यहाँ की जनता के बारे में बात करें कि यहाँ की जनता के, यहाँ के लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सरकारें आती है जाती है, लेकिन भारत सरकार के साथ नहीं, भारत की जनता के साथ ईरान की जनता का लंबा संबंध रहा है, सभ्यतामूलक संबंध रहा है। और इसी प्रकार वो अमेरिका के लोगों के साथ भी कह रहा है कि अमेरिकी लोगों से उसकी दुश्मनी नहीं है या अमेरिकी लोगों के साथ उनका कोई संघर्ष नहीं है, उनका अगर कोई संघर्ष है तो ट्रंप के साथ है। और ये विश्व राजनीति में एक बड़ी बात है, क्योंकि सरकार और जनता में फर्क करके अगर कोई देख रहा है तो ये बड़ी बात है, क्योंकि सामान्यतः चुनाव से जो सरकारें बनती है हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार और जनता में जो फर्क होता है वो न्यूनतम होता। क्या है, क्यों ये फर्क पैदा हो गया? क्योंकि सत्ता और जनता के बीच में एक और चीज होती है जिसका नाम होता है संस्था। तो संस्थाएं अगर सरकार के खापे में पूरी की पूरी तरह से चली जाएगी तो जाहिर है कि जनता सामने आ जाएगी, अकेली पड़ जाएगी। और जनता का, लोकतंत्र में जनता का मतलब होता है विपक्ष। अगर सरकार का जनता के प्रति कैसा व्यवहार है यह अगर जानना हो तो उसे यह देख लेना चाहिए कि विपक्ष के प्रति उसका क्या व्यवहार है। इसी से पता चल जाता है कि जनता के प्रति उनका क्या रुख है। पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव है, अभी चुनाव की तो घोषणा ही हुई है, इस पर विश्लेषण हम लोग करते रहेंगे, लेकिन जिस प्रकार से शुरू से ही ये रवैया दिखाया जा रहा है, न सिर्फ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बल्कि खुद चुनाव आयोग जिस ढंग की चुनावी यात्रा कर रहे हैं, देवी देवताओं का आह्वान कर रहे हैं, लगता है कि चुनाव सिद्ध करने की प्रक्रिया में है। काली माता को सामने ला करके चुनाव सिद्ध कर रहे हैं ये इनका। और ये जिस ढंग से ये किया, और देखिए अभी तो उतनी बात नहीं कर पाऊंगा, करना भी नहीं चाहिए, भी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि राड़ बंगला में
और जिसको हम लोग बोलते हैं दक्षिण बंगाल, उत्तर बंगाल में जिस ढंग से इन्होंने जिग-जैग इंजीनियरिंग की है, उसका अपना एक असर होगा, उसका असर होगा। और यहाँ की जनता में भी वो असर है। पश्चिम बंगाल की मुस्लिम आबादी भी काफी मिक्स्ड है। ये ठीक है कि शिया सुन्नी के अंतर में यहाँ पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन जब बात होती है तो शिया हो या सुन्नी हो, मैंने पहले भी कहा था कि उस मामले में ये एक हो जाते हैं। जहां बात इस्लामिक एसेंस की आती है, ईरान पूरी के पूरी ईरान इस्लामिक क्लैरिटी के साथ इस लड़ाई को लड़ रहा है, जबकि अमेरिका अपनी एम्बिग्यूटी के साथ लड़ रहा है। सुबह कुछ कहता है, पूरी दुनिया कहता है मेरे साथ हो, मेरे साथ हो, कहता है कि फैसला हो गया, वो समझौता करना चाहते हैं, लेकिन उनके शर्तों में ये होनी चाहिए। एक बारीक फर्क यहाँ यह भी है कि ईरान जब कोई बात कह रहा है तो लगता है कि पूरी दुनिया को संबोधित कर रहा है, लेकिन जब ट्रंप की तरफ से कोई बयान आता है तो लगता है कि वो ईरान को संबोधित कर रहे हैं जी। उससे कह रहे हैं कि तुम्हारी शर्तों में ये होना चाहिए, तुम्हारी शर्तों में ये होना चाहिए, जबकि ईरान बहुत बखूबी, बहुत करीने से ये पूरी दुनिया को कह रहा है कि हम ये चाहते हैं, ये होना चाहिए। तो ऐसे में निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। और अभी तो यहाँ भी एक एक दिन भारी पड़ रहा है, एक एक दिन भारी पड़ रहा है ट्रंप महोदय के इससे। और जब तक चुनाव आएगा तब तक पता नहीं कौन सी स्थिति पैदा होगी। अभी तो लाइन लगा हुआ है। ये तो चाहते भी हैं कि एलपीजी से सीएनजी में शिफ्ट हो जाया जाए। प्रशांत सर बेहतर बोल पाएंगे, जयशंकर सर। ये चाहते हैं कि एलपीजी सरकारी इंडियन और इसे एचपी गैस से अडानी गैस की लोकप्रियता अधिक बढ़े, उसको अधिक मौका मिले। पता नहीं और क्या क्या सोचते होंगे। आपदा में अवसर जो लोग पूछते हैं, गैस तो लेके बाहर से ही आना पड़ेगा। आप अदानी हो या अंबानी हो, लाना तो हॉर्मुज से ही पड़ेगा। और हॉर्मुज से उधर हमारे साथी जुड़ गए हैं, वहां से ईरान से नजर अब्बास रिजवी साहब, उनसे पूछ लेते हैं। जी मुझे 30 सेकंड का समय दीजिए। जी प्लीज। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। गैस की किल्लत देश में आज नहीं है, ये किल्लत पैदा की गई है। वहां से आने में जो इन ट्रांजिट टाइम होता है वो कहाँ गया? आने में तो समय लगता है ना। वो सारा का सारा गैस जो अपने कब्जे में है, उसको अदानी के प्लांट में भरने में कितना समय लगेगा? ठीक है। तो कई तरह की चीजें हैं। बहरहाल अब हम सुनते हैं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट सुनेंगे, हमें भी अच्छा लगेगा और पता चलेगा कि हो क्या रहा है। जी बिल्कुल। लेकिन मैं कोई यूज लोग नहीं कर रहे, लेकिन मैं कहता हूं कि ये एम्बिग्यूटी, साम्राज्यवादी इंपीरियलिज्म की एम्बिग्यूटी और इस्लामिक क्लैरिटी के बीच में ये लड़ाई खड़ी हो गई है। जी, ये एक अलग लड़ाई। और हिंदुस्तान में अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है, उस पर बात हम करेंगे। नजर अब्बास रिजवी साहब सीधे ईरान से जुड़ गए हमारे साथ। रिजवी साहब, आपका स्वागत करता हूं। और आपसे बेहतर और कौन बताएगा कि आज 16वें दिन चल क्या रहा है ईरान में। और उसमें भी जब डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं, दूसरे देशों का आह्वान करते हैं कि आप भी आओ, अपने जहाज़ों से बम्बार्डिंग करो, हॉर्मुज को खाली करवाओ और फ्री करवाओ हॉर्मुज को, क्योंकि दुनिया जो है अभी बहुत परेशानी से गुजर रही है हॉर्मुज को लेकर। और ये साफ हम लोग जिस नैरेटिव को हम लोग यहाँ देख रहे हैं, वो लग रहा है कि कहीं न कहीं ईरान से बाहर निकल के ये पूरा ध्यान हॉर्मुज पे केंद्रित करना चाहते हैं यहाँ डोनाल्ड ट्रंप। ईरान इसको कैसे देख रहा है? और ईरान ने आज इजराइल के ऊपर भी हमले किए हैं, और उधर इराक में जो शिया मिलिशिया है उसने भी आज हमले किए हैं। अमेरिकी ट्रुप्स जो वहाँ हैं, 2500 से ज़्यादा वहाँ पे अमेरिका के सैनिक हैं इराक में। और तीसरी बात एक इम्पॉर्टेंट आई है, ये सारी बातें मैं आपके सामने रख देना चाह रहा हूँ। तीसरी बात ये कि अब्बास अरागची साहब ने कहा है कि कल जो हॉर्मुज के पास जो हमले किए गए अमेरिका की तरफ से, वो यूएई के 2 अलग अलग ठिकानों से किए गए थे, और वो मीडियम रेंज मिसाइलों से किए गए। और लेकिन फिर भी ईरान कह रहा है यूएई को, सऊदी अरब को और दूसरे गल्फ़ कंट्रीज़ को कि आप लोग हमारा जो एम है, टारगेट है, वो आप लोग नहीं हैं, हमारा टारगेट अमेरिका है। और बेहतर है कि अमेरिका के जो आसपास वाले जो एरिया है उसको आप लोग खाली कर दें। ओवरऑल ये तो हमारे पास जो खबरें आई हैं वो हम रख रहे थे, लेकिन आप चूंकि ग्राउंड जीरो पे हैं, ये बताइए कि आज कैसा हौसला है 16वें दिन,
और डोनाल्ड ट्रंप जब दूसरे देशों से आह्वान कर रहे हैं हॉर्मुज के लिए, और ये बात हॉर्मुज तक कैसे पहुंच गई है? क्या अब पूरा का पूरा जो जाल है वो सिर्फ हॉर्मुज के इर्द गिर्द ही फंसा हुआ दिखाई देता है? कैसे आप देखते हैं? आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज़ कट रही, वीडियो नहीं आ रहा है रिजवी साहब का। रिजवी साहब जुड़ गए हैं, मैं चाहता हूं कि नज़र अब्बास रिजवी साहब एक बार दोबारा जोड़ने की कोशिश करें। मुझे लग रहा है कि रिजवी साहब की आवाज़ यहाँ नहीं आ रही है, आवाज़ नहीं आ रही है। अभी एक छोटी सी आवाज़ आई लेकिन चली गई। चलिए कोई बात नहीं, दोबारा जैसे जुड़ते हैं रिजवी साहब के पास हम आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन अमलेंदु जी, इन्हीं सवालों के साथ आपके पास, लेकिन हम हिंदुस्तान से इसका विश्लेषण कर रहे हैं, कैसे देखा जाए? मध्य पूर्व में लेकिन इसके असरात जो हैं वो भारत पर साफ तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि अर्थव्यवस्था पर भी इसके असर दिखाई पड़ रहे हैं, वो भारत की अर्थव्यवस्था पर भी दिखना शुरू हो गए हैं। इसमें कोई दो राय अब बची नहीं है। लफाजी कोई कितनी भी कर ले और बातें कोई कितनी भी कर ले राजीव जी, लेकिन देश के सामने अब संकट गहराता जा रहा है, ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। वो चाहे गैस अडानी जी के पेट में भर दीजिए और चाहे अंबानी जी के पेट में भर दीजिए, किसी के भी पेट में भर दीजिए, लेकिन ये गैस राजीव जी जब पेट में फूलेगी तो पूरे शरीर को देश के जो है नुकसान पहुंचाएगी। उसने नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। तो ये गैस के कष्ट राजीव जी बड़े भयंकर होते हैं, तो वो भयंकर कष्ट जो है गैस के शुरू हो गए हैं। अब वो चुनाव में परिलक्षित होंगे नहीं होंगे वो एक अलग की बात है, लेकिन जो राजीव जी चल रहा है, और जिस तरीके से आज हालांकि देखा जाए एक तरीके से तो ईरान और इसकी अमेरिका और इजराइल की तरफ से हमलों की थोड़ी कमी रही है। तो क्या बैक होना शुरू कर दिए हैं ट्रंप साहब? धमकियों के बावजूद अगर हमले जो हैं जो वो करते थे वो कम हो रहे हैं, और जैसा कि पकड़ा गया है उनको, अब्बास अरागची ने कहा कि हमले जो हैं ये हल्की मिसाइल से किए गए और ये पड़ोसी मुल्कों से किए गए, तो पकड़े गए हैं कि आप पड़ोसी देशों के जो अड्डे हैं वहाँ से आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब क्या वहाँ से निकलना चाहते हैं और इसके लिए धीरे धीरे इस तरीके से निकल रहे हैं? क्योंकि राजीव जी ये भी खबर आ गई है कि इराक में जो उनका दूतावास है उसको खाली करने के आदेश दे दिए गए हैं, वहाँ से अपने लोगों को निकाल रहे हैं। इधर इजराइल से जो है न सिर्फ इराक, 14 देशों को एडवाइजरी जारी की है अमेरिका ने, 14 देशों को, और पूरे खाली करने के लिए, नॉट ओनली इराक के दूतावास और बाकी सब जगहों पे, और कह दिया गया है कि जो भी यहां रहना चाह रहा है वो अपनी मर्जी से रहेगा, उसके लिए अमेरिका जिम्मेदार नहीं होगा, वरना यहाँ से या तो अमेरिका वापस चले जाए या किसी तीसरे देश में चले जाएं जो युद्धग्रस्त क्षेत्र से बाहर हो। ये साफ साफ कहा गया है। अमेरिका ने ये साफ साफ कह दिया है कि आप अब इन देशों में, जिसमें गल्फ कंट्रीज सारे हैं, जितने इनके ट्रूप वहाँ पर, जितने इनके सैनिक हैं, उसके अलावा जितने भी हैं, आप यहाँ से चले जाइए। जबकि ईरान कह रहा है कि ये जहाँ भी रहेंगे, अमेरिकी जहाँ भी हैं, हम चुन चुन के मारेंगे। और ये चुन चुन के मार भी सकते हैं ईरानी, इसलिए क्योंकि चीन इनको जो सैटेलाइट पिक्चर्स उपलब्ध करा रहा है वो ज़बरदस्त है। वो बैडू करके इनका जो है, जो GPS सिस्टम है, बैडू, वो GPS सिस्टम चीन का है, जिसके पास 45 सैटेलाइट्स हैं, जबकि GPS जो यहाँ अमेरिका वाला है उसके पास, उसमें 20 सैटेलाइट हैं, और 4K पिक्चर्स दे रहा है चीन ईरान को, यानी HD, और उसमें भी 4000 गुना क्लियर। आप समझ सकते हैं कि डॉट्स तक मिल रहे हैं एक एक जगह दुश्मन के। अगर ईरान के दुश्मन अमेरिका, इजराइल देखा जाए तो एक एक जगह के डॉट्स भी, इसीलिए ईरान तगड़ा हमला कर पा रहा है। दूसरी चीज, आपकी बातों आप आगे बढ़ाइएगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। दूसरी चीज, ईरान ने क्या किया, अपने छोटे मिसाइलों, जिसने शुरुआत में उसने कहा था कि कबाड़ निकाल रहे हैं, उन कबाड़ों के जरिए इनके पास जितने भी इंटरसेप्टर्स थे अमेरिका के पास और खासकर इजराइल के पास, सबको खत्म कर दिया। भाई हम फेंक रहे हैं यहां से एक छोटा सा मिट्टी का गोला बना के, और उसको इंटरसेप्ट करने में आपने लगा दिए पैसे। ये यहां से 200 रुपए की चीज भेज रहा है, उसको वहां 2 लाख रुपया खर्च करना पड़ रहा है। ये रणनीति एक अलग रणनीति रही है, जिसको मोज़ैक डिफेंस सिस्टम कहा जाता है।
जो ईरान ऑलरेडी कर रहा है अपने 31 प्रोविंस में। और हमारे दो साथी यहां ईरान से लौट के आए हुए हैं, एक जयशंकर जी ईरान में काफी लंबा वक्त गुजारा है जयशंकर जी ने, और एक प्रशांत जी, इन्होंने लंबा वक्त गुजारा है। और जब मैं ईरान की बात कर रहा हूं तो भौगोलिक स्थिति वहां की बहुत नजदीक से हमारे दोनों साथी देख रहे हैं। इसलिए भी चाहे वो हॉर्मुज की बात हो, चाहे वो तेहरान की बात हो, चाहे वो उधर इस्फहान और कुंभ की बात हो, हर जगह की बात, ये सारे अलग अलग जगहों को इन लोगों ने बहुत नज़दीक से देखा है। खैर, इसीलिए यहाँ चीन और रूस और उसमें यहाँ अमेरिका, और फिर जो आप अपनी बात रख रहे हैं, मैं थोड़ा सा ये जोड़ना चाहता था, उस इंफॉर्मेशन में सिर्फ जोड़ना चाहता था। आप अपनी बात रखिए। राजीव जी, 14,000 से ज्यादा ऑलरेडी पहुंच चुके हैं वापस, और स्पेशल अभियान चलाया है अमेरिका ने, और बाकायदा एक फॉर्म जारी किया है मार्को रूबियो साहब ने कि इसको फॉर्म को भरिए और हम आपको निकालने का प्रयास करेंगे। कल सुबह जो है इजराइल से एक विशेष फ्लाइट जाएगी अमेरिकियों को लेकर, इसका भी इंतजाम कर लिया गया है। तो यानी अमेरिका ने मध्य पूर्व खाली करना शुरू कर दिया है, और लगभग आधा खाली कर चुका है पहले ही। तो ये समझा जा सकता है कि जो ईरान कह रहा है कि आपको ये क्षेत्र खाली करना पड़ेगा, बिना कहे ट्रम्प साहब ईरान की ये शर्त मान रहे हैं, ये समझा जा सकता है सिर्फ। अच्छा, अब जो उनका अड्डे थे वो तो वैसे ही कबाड़ बना दिए ईरान ने, तो उनको खाली करना ना खाली करना एक बराबर है। मलबा रह जाएगा तो वो सऊदी अरब जाने, यूएई जाने, कतर जाने, उस मलबे का क्या करना है। ईरान ने जो अमेरिका का नुकसान करना था आर्थिक तौर पर वो तो कर दिया, अब मलबा बचा है तो मलबा आप निपटाएं। यूएई, कतर और बहरीन, ये सब मिलकर के ये मलबा जो है कहाँ डंप किया जाना है। ऑयल टैंक, ऑयल के भंडार जो है वो खत्म हो रहे हैं सऊदी अरब के, कतर के और यूएई के और बहरीन के, तो ये निपटे अब अपनी तरीके से। 40% राजीव जी नुकसान जो है ऑयल का वो हो चुका है अब तक भंडारों का, ये खबरें हैं। तो यानी ईरान ने जो कहा था वो करके दिखा दिया। उसने पहले ही साफ तौर पर कहा था कि ये जो आप खर्ग पे हमला कर रहे हैं ये आप रेड लाइन क्रॉस करेंगे। और राजीव जी खर्ग में भी किया क्या है कि जैसे कबड्डी में खेलते हैं ना कि बट कबड्डी आल ताल मर गए जवाहरलाल, और जाकर के छू करके आ गए वहां से। अब वहां जो है कि खर्ग में कोई नुकसान नहीं हुआ है। ईरान के जो तमाम यूट्यूबर्स हैं और जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं और जो सैलानी हैं वो वहां जा रहे हैं दौड़ दौड़ के कि देखो ये है खर्ग, देखो ये है खर्ग। तो यानी इनके दावे जो राजीव जी वो भी तमाम ध्वस्त हुए चले जा रहे हैं कि हमने ये नुकसान कर दिया, वो नुकसान कर दिया, तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हाँ ये सही है कि जानमाल का नुकसान जो है वो काफी ज्यादा किया है, नागरिक क्षेत्रों पर हमले किए हैं इन्होंने, और नागरिकों की क्षति जबरदस्त तरीके से की है, उनका नुकसान हुआ है जान का। लेकिन हिम्मत नहीं तोड़ पाए हैं, हिम्मत टूट रही है तो अमेरिकियों की टूट रही है। ये राजीव जी एक बड़ा अंतर जो देखने में आया है। इधर अब्बास अराक्ची जी उन्होंने राजीव जी साफ तौर पर कह दिया है कि कोई सीज फायर नहीं, किसी तरह की कोई बात नहीं। सीज फायर की बात तब होगी कि जो भी सीज फायर कराने की बात करेगा वो ये बात की गारंटी देगा कि हमारा जो नुकसान हुआ है अमेरिका उसकी भरपाई करेगा, और इसके साथ साथ आपको ये क्षेत्र खाली करना पड़ेगा। ये अभी अभी एक यूएस का ही चैनल है उसके साथ बातचीत करते हुए अब्बास अराक्ची ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये हमारी शर्त है और ये आपको करना पड़ेगा, तभी कोई सीज फायर की बात होगी, वरना नो सीज फायर, किसी तरह का कोई सीज फायर नहीं है। और युद्ध खत्म हम करेंगे, आपके करने से खत्म नहीं हो जाएगा युद्ध। तो राजीव जी ट्रम्प साहब के सामने कोई रास्ता नहीं बचा है। इधर नाटो में जो फूट पड़ रही है राजीव जी वो इसराइल के खिलाफ जबरदस्त होती जा रही है। अभी तक स्पेन खुलकर इसराइल के खिलाफ बात कर रहा था, यूएन में जाकर भी जो था इसराइल के खिलाफ वोट कर रहा था। अब जो सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी इस क्षेत्र में समझे जाते थे एर्दोगन जो साहब जो हैं तुर्की के, अब वो कह रहे हैं कि गजा में और ईरान में और लेबनान में इसराइल जो है वो नागरिकों को मार रहा है, बच्चों को मार रहा है, और ये मानवता के ऊपर कलंक है। तो अब कहां से आपका नाटो बचा रह जाएगा? अगर ये परिस्थितियां बनेंगी, अगर एर्दोगन भी ये भाषा बोलने लग जाएंगे तो ट्रम्प साहब को सोचना पड़ेगा फिर से राजीव जी। और राजीव जी दूसरी बात ये है कि देखिए दूसरे के घर में जाकर लड़ना बड़ा कठिन होता है। कहावत है ना, घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, लेकिन आप तो शेरों से जाके लड़ रहे हैं। घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, तो आप शेरों के घर में जाकर आप लड़ेंगे तो वहां से पिट के ही आएंगे भाई। तो ट्रम्प साहब ने सोचा क्यों नहीं, कैसी आपकी जो है वो सीआईए, कैसी आपकी मोसाद है जिसने आपको ये जानकारी नहीं दी कि आप जाएंगे तो पिट कर आएंगे। तो राजीव जी ये पूरी तरीके से देखिए, सवाल ये नहीं है कि अमेरिका के कितना नुकसान हुआ और कितना हो गया, सबसे बड़ा नुकसान जो है वो दादागिरी खत्म हो रही है। ये सबसे बड़ा अमेरिका की दादागिरी थी, हथियारों का व्यापार था, वो खत्म हो रहा है। आप जिस तरीके से वेनेजुएला से उठाकर मादुरो को ले आए थे और आपने बताया था कि हम ये भी कर सकते हैं, वो आपका चला गया सब कुछ।
ये मालूम पड़ गया कि आपको कोई टक्कर दे सकता है और बिना किसी सहयोग के दे सकता है। तो ये राजीव जी सबसे बड़ी बात जो है, बदमाश की राजीव जी क्या होती है, उसका ये थोड़ी होता है कि किसी को मार दे या कोई मार दे। बदमाश अगर मर जाता है राजीव जी तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन बदमाश के अगर गाल पे कोई एक चपत मार के चला जाए तो उसकी बदमाशी सब निकल जाती है। तो ट्रम्प साहब के गाल पे एक चपत जिस तरीके से लगा रहा है ईरान, तो बदमाशी निकल रही है अमेरिका की सारी। ये राजीव जी असली खेल। जी जी, असली खेल क्या है, लेकिन इस खेल में, इस खेल से, इस मैदान से कैसे बाहर जीते हुए, जीतकर, इस बाजी को जीतकर कैसे डोनाल्ड ट्रंप बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो यही चाहते हैं कि वो जीत जाए। नहीं जीतेंगे, और ये आज से 50 साल पुराना वियतनाम वार तो है नहीं कि आपने हार मान ली, और उसमें भी उस ज़माने के लोग, एथिक्स वाले लोग जो मान लेते थे, उस ज़माने के राष्ट्रपति मान लेते थे कि इन्होंने कह दिया तो हम हार गए। क्या प्रशांत जी? लेकिन परिस्थितियां जो हैं आज दूसरी हैं। प्रशांत जी, पहले आपके पास आता हूं, फिर प्रेम कुमार जी आपके पास आता हूं। और ये बात मैं इसलिए छेड़ रहा हूं क्योंकि उस ज़माने में लोग पत्रकारों की बात भी मान लेते थे, लेकिन आज तो हम विश्लेषकों की बात छोड़िए, हमारे देश में रोज़ अगर आप विश्लेषण करने लगिए और 2-4 दिन आप सवाल कर दीजिए, इसी हिंदुस्तान में बैठ के आप इजराइल पे ज़्यादा सवाल कीजिए तो आपके ऊपर सवाल होने लगेंगे कि इजराइल तो हमारा दोस्त है, आप उसको कर रहे हो। नया नया दोस्त बना है, नई दोस्ती हुई है, हनीमून पीरियड चल रहा है अभी, ये कह सकते हैं। तब तो मोदी जी गए थे, 2017-16 में गए थे, उसके बाद फिर गए, अभी 17 में गए थे। और उस समय भी जब गए थे, देखिए ये नरेंद्र मोदी जी को सोचना पड़ेगा, ये आप लोग भी सोचिएगा, मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूं कि जब उस समय गए, पहली बार गए नरेंद्र मोदी इजराइल, तो एप्स्टीन का नाम आ गया, एप्स्टीन के साथ नाम जुड़ गया उनका, और वो कच्चा चिट्ठा सामने है। एप्स्टीन ने लिखा है कि हाँ मोदी जाएंगे, पीएम जाकर वहाँ नाचेंगे गाएंगे और उससे यहाँ फ़ायदा होगा अमेरिका के। ये सब रिकॉर्डेड है, ये सब ऐसा नहीं है कि कुछ भी हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं, वो सब चिट्ठियाँ हैं, वो बता रहा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ अब जब 2026 में गए तो एक युद्ध उनके सिर पे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जब आपको पता था, या तो पता नहीं होगा, ये हो नहीं सकता, आपका मित्र है, बहुत बड़ा मित्र है, और कि 2 दिन बाद वो आप गए हैं और इधर जैसे लौट के आए हैं हमला कर दिया, ये भी पता होगा। तो दोनों बार एक तमगा लेके आए हैं, भले वो गले में लटका के कुछ और लेके आए हों, लेकिन ये दोनों जो तमगा है, ये कहीं ना कहीं भारत के लिए ये सही नहीं है, ये कालिक है। प्रशांत जी। जी, भविष्य के इतिहासकार राजीव जी इसको देखेंगे, और जब भी इसका सच सामने आएगा कि हमले के 48 घंटे पहले आप वहां क्या कर रहे थे, तो ये इस सच से होकर गुजरना पड़ेगा मोदी जी को। वो 2002 से अभी तक वो गुजर नहीं पाए, उसी की कैद में है, और ये उसी तरीके का एक नया इनके ऊपर एक आप कहें कि धब्बा लग गया कि आप युद्ध से 48 घंटे पहले वहां पे थे, और उस युद्ध की शुरुआत होती है खमनेई की हत्या से, एक राष्ट्राध्यक्ष की हत्या से। इसका जवाब मोदी जी दे ना दे, लेकिन इतिहास इनसे जवाब लिखवा लेगा एक बार। जिस पत्रकार की वियतनाम वॉर पे आप चर्चा कर रहे थे, उनका नाम था वॉल्टर क्रोंकाइट, और वो वियतनाम गए, वो CBS के थे, 9 PM न्यूज़ पढ़ते थे, और उन्होंने ये कहा कि अमेरिका वियतनाम का युद्ध हारने जा रहा है, फंस गया है स्टेलमेट में, अमेरिका को नेगोशिएट करना चाहिए। और उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट थे लिंडन जॉनसन। प्रेसिडेंट जॉनसन ने कहा कि क्रोंकाइट कह रहा है हार गए तो हम हार गए। ये क्रेडिबिलिटी उस वक्त के पत्रकारों की थी, उनके अल्फाज हैं कि if Cronkite says that we lost, then we lost middle America मतलब ओपिनियन मेकर्स। और उसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति पद का चुनाव भी नहीं लड़ा। तो उस नैतिक
जो बेंचमार्क थे उस वक्त के पत्रकारिता के भी, राजनीति के भी, वो अब तो नहीं है। अमेरिका के हिसाब से देखिए, अमेरिका के हिसाब से देखिए प्रशांत जी, तो आज भी है। और डोनाल्ड ट्रंप उनको घटिया अखबार, घटिया पत्रकारिता कहने लगते हैं। कल ही आपने देख लिया सुबह सुबह, अभी भी इंतजार कर रहा हूं क्योंकि हम न्यूज़ पॉइंट हो रहा है और अभी तक डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हमारे लिए कुछ मसाला दिया नहीं। इंतजार कर रहा हूं। कल जो मसाला था उसमें न्यूयॉर्क टाइम्स को और वॉल स्ट्रीट जर्नल को वो घटिया अखबार कह रहे थे और कह रहे थे कि ये लोग जो हैं ये कलंक हैं अमेरिका के नाम पे, जो चाहते हैं कि हम युद्ध हार जाएं। ये रोज मनाते हैं कि हम युद्ध हार जाएं। वो अखबार के ऊपर अपना पूरा ठीकरा जो है, अगर युद्ध हार गए तो इन अखबारों ने हरा दिया, ये कह रहे थे। कल ही हम लोगों ने दिखा दिया था। अमेरिकन मीडिया तो उनसे सवाल पूछता है और हमारा मीडिया जो दंगे फैलाने का काम दिन रात करता है, वो अमेरिका से एक नस्लवादी महिला को बुलाकर यहाँ पे डिबेट करवाता है, भारत का ही मजाक उड़वाता है। ये मोदी जी का मीडिया जो दिन रात मोदी जी का गुणगान करता है और ये हिंदू मुसलमान के और देश के समाज को तोड़ने का काम करता है दिन भर ये मीडिया। तो अमेरिकन मीडिया और भारत मीडिया में अभी भी कोई तुलना नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, CNN, जितने भी वहाँ पे मीडिया हाउसेज हैं, उनमें कम से कम अभी बेसिक एथिक्स जो है वो बचा हुआ है। हमारे यहाँ ये लोग केवल घुटने के बल ही नहीं चल रहे हैं, ये तो दंगाई प्रवृत्ति के हो गए। लेकिन जो आपका सवाल था उस पर ही मैं आ रहा हूँ कि ये अमेरिकन इस बात को कर ही नहीं पाए असेसमेंट कि ये युद्ध कहाँ तक जाएगा। और अब जैसा मैंने पहले कहा था कि वो ईरान अब कंट्रोल कर रहा है, ये युद्ध जो है वो दुनिया की आर्थिक स्थिति ही तय करेगी कि ये युद्ध कब अंत होगा और ये कैसे होगा। ईरान अपनी 3 शर्तें दे चुका है। ईरान कह रहा है कि हमको अंतर्राष्ट्रीय गारंटी चाहिए। ईरान कह रहा है कि आप हमारे पर दोबारा हमला नहीं करेंगे। ईरान एक दुनिया की वैश्विक इकोनॉमी में जगह चाह रहा है। तो उसकी बड़ी 3 लेजिटिमेट डिमांड सामने आ चुकी हैं। जहां तक मोदी जी का सवाल है, देखिए मैं पहले भी कह रहा था कि ये चुनाव LPG सिलेंडर पे मोदी जी के जो राजनीतिक गुरु हैं नेतन्याहू, जिनके पास वो जाते हैं, उन्होंने मोदी जी का चुनाव बिगाड़ दिया अपने स्वार्थ के चक्कर में। वो गैस के दाम बढ़वा दिए और ये इलेक्शन का प्रचार होगा और इलेक्शन और LPG की लाइनें होंगी। क्या पता अभी शादी वादी का सीजन आएगा तो स्थितियाँ और ख़राब होंगी। और जो ज़्यादातर लोगों का परसेप्शन है, जो अभी बात भी हो रही थी, देखिए हिंदी बेल्ट और गैर हिंदी क्षेत्रों में अंतर है। हिंदी क्षेत्र में ये संभव है कि कोरोना में गैस ना मिले, ऑक्सीजन ना मिले, ICU ना मिले, परिवार के सदस्य मर जाएं, उनको शमशान घाट ना मिले, उनको नदी बहाना पड़े और फिर भी वो बीजेपी को वोट देकर आए। ये संभावना केवल हिंदी बेल्ट में ही है। हिंदी बेल्ट के बाहर थोड़ा सा बुद्धि विवेक से इस्तेमाल होता है। इसका मैं कह सकता हूँ हिंदी क्षेत्र के लोगों को हो सकता है कि बुरा लग रहा हो जो मैं कह रहा हूँ, और मैं भी हिंदी क्षेत्र से ही आता हूँ, उत्तर प्रदेश के रहने वाला हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो स्थितियाँ हैं उत्तर प्रदेश की या बिहार की या मध्य प्रदेश की, वहाँ पे और जिस तरीके का सामाजिक माहौल है, और मैं देश के बाकी हिस्सों में भी जाता हूँ, आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ही देख लीजिए, तमिलनाडु, केरल का उत्तर प्रदेश से क्या मिलान है। तमाम चीजें, कभी इस पे अलग से डिबेट हम लोग कर सकते हैं। लेकिन इसलिए मुझे उम्मीद है कि ये जो हो रहा है LPG का, ये गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में बहुत महंगा पड़ेगा नेतन्याहू ने जो करवाया है मोदी जी के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम कुमार जी, आपके पास आना चाहता हूं। और इसमें नेतन्याहू और अगर देखा जाए तो नेतन्याहू के पीठ पे डोनाल्ड ट्रंप का हाथ रखने का कारण क्या है? नेतन्याहू के कारण अपने सैनिकों को मरवाने का कारण क्या है? नेतन्याहू के कारण
अमेरिका के टैक्स पेयर्स के इतने पैसे खर्च करने के पीछे वजह क्या है? ये जरा सोचा होगा आपने भी, जरा बताइए क्या है? राजीव जी, ये सवाल तो बहुत बड़ा है कि ये युद्ध शुरू ही क्यों हुआ, ईरान पर हमला क्यों हुआ। और जिस समय ये युद्ध शुरू हुआ वो समय था जब एप्स्टीन फाइल्स को लेकर ट्रंप से जुड़े हुए खुलासे सामने आने लगे थे। और अब तो नई खेप भी आई है, उसकी भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो आज कनाडा के एक नेता को सुन रहा था, आप सबने भी सुना होगा, कनाडा से ये आवाज आई है कि एप्स्टीन फाइल्स के कारण ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये युद्ध किया, यानी ध्यान भटकाने के लिए किया। तो ये बात दिख रही है। दूसरा है कि हम ये देख रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू अब तक अमेरिका से समझते थे, इजराइल लेता था अमेरिका से, लेकिन इस बार तो लगा कि इजराइल के लिए अमेरिका युद्ध लड़ने आ गया, इजराइल के हितों को पूरा करने के लिए अमेरिका युद्ध में आ गया। इजराइल को फायदा है ईरान पर हमला करने से, ईरान को क्या फायदा होगा जब तक कि वहां रिजीम चेंज ना हो और वगैरह वगैरह ना हो। तो इसको देखते हुए ये साफ दिख रहा था कि एक कॉम्प्रोमाइज्ड सिचुएशन में डोनाल्ड ट्रंप है। तो कॉम्प्रोमाइज्ड सिचुएशन में डोनाल्ड ट्रंप को किसने लाया? तो एप्स्टीन फाइल्स ने। एप्स्टीन फाइल्स का सेंटर कहाँ है? इजराइल है, और नेतन्याहू उसके सेंटर में बैठे हैं। तो ये थ्योरी बहुत मजबूत थ्योरी है जिसकी काट अब तक सामने नहीं आई है। और उसी थ्योरी से हमें भी लगता, हमारे यहाँ भी ये बात आती है कि हमें ईरान का साथ हमने कैसे छोड़ दिया। भाई हम न्यूट्रल रह सकते थे। भाई पाकिस्तान जैसा देश जब अमेरिका और चाइना को बैलेंस कर सकता है और ईरान में घटी घटनाओं पर अफसोस और निंदा दोनों कर सकता है, तो भारत जैसा देश जो बैलेंस करने के लिए दुनिया में जाना जाता है, उसने ईरान में खामनेई की मौत पर या स्कूली बच्चियों की मौत पर खेद तक नहीं जताया। और अब जब ईरान का ये स्पष्ट रूप से कहना है कि भारत की जनता ईरान में इन दोनों मसलों पर ईरान के साथ खड़ी दिखी और उस पर सरकार को आना पड़ा, मोदी सरकार को भारतीय जनता की इच्छा का सम्मान करना पड़ा, अपनी गलती सुधारनी पड़ी, निंदा करनी पड़ी स्कूली बच्चियों की हत्या की, निंदा करनी पड़ी खामनेई की हत्या की। ये इतनी दूर तक बात आई तो ईरान का कहना है कि हम सपोर्ट या समर्थन देने की उस रवायत को जारी रखेंगे, इसके बावजूद कि बाकी बात उन्होंने कही नहीं है, वो हम लोग कह सकते हैं कि जो रवैया भारत सरकार का रहा, मोदी सरकार का रहा। अब इसी में एक बात और भी बड़ी चर्चा में है, उसको उसी एहतियात के साथ बोलना जरूरी है कि नेतन्याहू की मौत की खबर या घायल होने की खबर जो है वो एक भारतीय पत्रकार की रिपोर्टिंग से जुड़ती हुई दिख रही है। वो एनडीटीवी से जुड़ा हुआ पत्रकार जिस आदित्य राज कौल जिसने एक रिपोर्टिंग की, वो रिपोर्टिंग की क्लिप्स है सबके पास में, इसलिए उसका उल्लेख नाम के साथ कर सकते हैं। उसमें उस रिपोर्टिंग के बाद कहा जाता है कि नेतन्याहू के घर पर अटैक हुआ, नेतन्याहू घायल हुए, और उस रिपोर्टिंग के बाद से नेतन्याहू नजर नहीं आ रहे। आज मिलिट्री काउंसिल की मीटिंग हुई है कुछ घंटों पहले, 6-8 घंटे पहले इजराइल में, और उस मीटिंग में नेतन्याहू नहीं आए। तो इससे पता चलता है कि आइदर वो देश में नहीं है या घायल है या दुनिया में नहीं है। ये सारी बातें उसे स्पेक्यूलेट होती हैं। तो ये जो सिचुएशन है, हमारे यहाँ युद्ध की रिपोर्ट को कैसे रिपोर्टिंग की जाए, क्या एहतियात बरते जाए, इसका भी एक सवाल खड़ा हुआ है दुनिया के स्तर पर, ये भी बात है। और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि ये युद्ध क्यों शुरू हुआ, इस युद्ध को खत्म कैसे होना है,
इसका रास्ता नहीं दिख रहा है। युद्ध शुरू हुआ वो तो आपको हम कह सकते हैं कि एप्स्टीन के सेंटर में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने को बचाने के लिए युद्ध शुरू कर दिया, लेकिन अमेरिका की जनता का क्या होगा? आज नेतन्याहू के घर के बाहर प्रदर्शन हुए हैं, आज की बात है कि घर के बाहर प्रदर्शन हुए हैं कि युद्ध को रोको। युद्ध विरोधी प्रदर्शन इजराइल में होना, युद्ध विरोधी प्रदर्शन अमेरिका में होना, ये बहुत मायने रखता है। आज हम देख पा रहे हैं, जैसे हिंदुस्तान में हमने देखा देश की जनता की इच्छा कुछ और थी, सरकार की कुछ और थी, उसी तरीके से अमेरिका में भी ये देखा जा रहा है। देश की जनता या हर देश में जनता जो है युद्ध के खिलाफ खड़ी है, बेमतलब के युद्ध में उलझना नहीं चाहती है और सरकार को झुकना पड़ेगा और शांति जनता के दबाव में आएगी। ये हमें दिखता है। कुछ सरफरे लोग अपने गैंग्स की रक्षा करने के लिए गुंडे की तरह दुनिया को में वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, तो वो गुंडागिरी जो है, दादागिरी जो है, उसके खिलाफ अब जनता बोल रही है। यही उम्मीद की किरण है और यहीं से उम्मीद हमें जगती है कि रास्ता निकलेगा। फिलहाल भारत में तो बहुत दिक्कत, गैस को लेकर के, पेट्रोलियम को लेके अभी अभी बहुत सारे हम क्लिप्स देख रहे थे कि 900 950 का सिलेंडर या 1000 मान लीजिए, आज 3500 रुपए में मिल रहा है, 3500 में। और उसका पूरा ये भी हो रहा है कि कैसे खुलेआम पैसे दे करके लिए जा रहे। 3500 रुपए कहाँ से लाएंगे लोग सिलेंडर लेने के लिए? 5000 भी हो सकता है। 5000 ऑलरेडी है, 4500 5000 ऑलरेडी है। मेरे तो किसी ये पहचान बढ़ता ही वाले ने जाना। कल ही 4500 में खरीदा है, तो 4500 है। आपको तो 1000 रुपए का, जो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसमें 1500 रुपए की रियायत है। तो इंफॉर्मेशन जो है सबूत वाला है, बिना सबूत वाला तो बहुत सारे हैं। सबूत वाला इंफॉर्मेशन 3500 का है जो मैंने जिक्र किया। तो ये बात जो है, जनता की मुश्किलें लगातार बढ़ने जा रही है और मैंने पहले ही कहा, इस पृष्ठभूमि में जो चुनाव हो रहे हैं, बचाव करना मुश्किल होगा मोदी सरकार को। ये माताओं के आंखों से बहते हुए आंसू जो धुएं से वो पोंछने के लिए निकले थे, वो उसको किस जगह पर ला रखा उन्होंने कि आज फिर से उनको लकड़ी का चूल्हा जलाना पड़ेगा, गैस चूल्हे फेंकने या बेचने पड़ेंगे। और ये हालात पैदा कर दिए हैं, क्योंकि भारत में ज्यादातर लोगों की हालत तो यही है। थोड़ा मिडिल क्लास के लोग तो ब्लैक में ले सकते हैं, गरीब लोग ब्लैक में कहाँ से लेंगे? पहले ही दूसरा सिलेंडर नहीं भरवा पाते थे। हमारे पास तो पूरा आंकड़ा हुआ करता था कि 60% से ज्यादा लोग तो सेकंड सिलेंडर ही नहीं ले पाए और भरा पाए। तो ये सारी चीजें हैं। ऐसे में ये चुनाव भी है, उस पर इस युद्ध का असर दिखेगा। महंगाई भी बढ़ने वाली है। अभी पेट्रोल डीजल का दाम रोक रखा है भारत में कि चुनाव आने वाले हैं। आप ये समझ लीजिए, चुनाव के डर से ही पेट्रोल डीजल की कीमत अभी रुकी हुई है और जैसे चुनाव खत्म होगा वैसे वो जो बढ़ेगा, ये सब जानते हैं। तो लेकिन गैस का ही जो दाम बढ़ा है, उतने में ही इस सरकार का जनता को फेस करना मुश्किल हो जाएगा। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जनता को कैसे, इस चुनाव की बात हम कर रहे थे, तो चुनाव में कैसे फेस करना मुश्किल है, ये तो साफ दिखाई दे रहा है। और मामला सिर्फ पेट्रोल डीजल या एलपीजी का नहीं है, यहाँ बहुत कुछ ऐसा है जिस पर जनता आने वाले समय में धीरे धीरे सवाल पूछेगी यहाँ की सरकार से, केंद्र सरकार से, नरेंद्र मोदी की सरकार से। और इस जंग में जो परिस्थितियाँ बदल गई हैं, और उसमें भी भारत को की जो अगर डिप्लोमेसी की बात की जाए, तो भारत की जो कूटनीति है, डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात नरेंद्र मोदी कर रहे थे। अभी उन्होंने लिखा था कि डायलॉग और डिप्लोमेसी यानी कि संवाद और कूटनीति के दम पर, इसके ज़रिए पूरी दुनिया में शांति के उपाय ढूंढे जाने चाहिए। बहुत बढ़िया लाइन लगता है जयशंकर जी, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। अगर विदेश की रिपोर्टिंग करें तो कुछ कुछ शब्द बिल्कुल अपने हम लोगों को रट जाते हैं। हम लोग काफ़ी रिपोर्टिंग करते रहे, आप भी करते रहे हैं, प्रधानमंत्रियों के साथ हम लोग जाते रहे हैं और राष्ट्रपतियों के साथ, और हम लोगों ने देखा है। और ऐसे सामरिक रिलेशन, सार्वभौमिकता और इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी, इन सब की बात होती रही है। कितने सारे शब्द हैं जो बिल्कुल ही वो मतलब 50 शब्द ऐसे हैं जो बिल्कुल आप ले लीजिए और विदेश के साथ रिलेशन, वो अगर कोई भी रिलेशन है तो उसमें आप रिपोर्ट्स वैसे तैयार कर लीजिए। लेकिन सवाल दूसरा है कि ये जो नरेंद्र मोदी की ज़ुबान से जब सुनता हूँ तो फिर लगता है कि ये
कहीं ना कहीं एक लिखा हुआ डायलॉग पढ़ रहे हैं, दिल में वैसी बातें हैं नहीं। एक एक्टर जब फिल्म की एक्टिंग करता है तो अमिताभ बच्चन नाम है ओरिजिनली, लेकिन वहाँ अगर वो विजय बनता है उस फिल्म में तो विजय के रोल में रहता है, वो अमिताभ बच्चन नहीं है, ओरिजिनल नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न प्रधानमंत्री नज़र आते हैं न नरेंद्र मोदी नज़र आते हैं, वो कुछ और नज़र आने लगते हैं, उसी रोल में एक्टिंग करते हुए नज़र आते हैं जैसे वो कैमरे के आगे कई बार दिखाई देते हैं। इसीलिए संवाद और कूटनीति जैसे शब्द जब वो बोलते हैं तो लगता है कि भाई आपने 12 दिन क्यों लगा दिए, 1-2 दिन की बात नहीं है। 28 तारीख को ये घटना इसकी शुरुआत होती है और 12वें दिन जाके आप वहाँ के राष्ट्रपति से बात करते हैं, ये 4-5 दिन बाद भी नहीं। ये दुखद पहलू है। और ये इन 12 दिनों में होता क्या है देखिए, आज भी ईरान एक दूसरा मोर्चा, मुझे जैसा लगता है, इतने दिनों अलग अलग जगहों की रिपोर्टिंग के आधार पे कह रहा हूं, मुझे लगता है कि ईरान इस मोर्चे को नहीं खोलना चाहता है। यानी ईरान अपने लिए एक और दुश्मन तैयार नहीं करना चाहता है भारत के रूप में, जिसके साथ पुराने बहुत अंदर तक गहरे संबंध रहे हैं। आप तो वहाँ जाके रह के देख के आए हैं, आप बेहतर बताएंगे, गहरे संबंध रहे हैं। इसीलिए अभी मैं देख रहा था आप लोगों से बात करते करते, यहाँ खामनेई साहब के जो प्रतिनिधि हैं, मतलब वहाँ के सुप्रीम लीडर के जो प्रतिनिधि हैं, उनसे जब पूछा गया कि क्या आप भारत के लिए कुछ रियायत देंगे इस युद्ध में हरमुज को लेकर, तो उन्होंने क्या कहा, हमने देखा कि भारत के ज़्यादातर लोगों ने ईरान के प्रति सहानुभूति दिखाई है। ज़्यादातर लोगों ने, यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि भारत की सरकार ने, ये नहीं कह रहे हैं, भारत के ज़्यादातर लोगों ने ईरान के प्रति सहानुभूति दिखाई है। वो ज़्यादातर लोगों में से हो सकता है हम लोग भी हों, हम और आप जैसे लोग भी हों जो एक सही रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उन्होंने, यानी भारत के लोगों ने अमेरिका के युद्ध की निंदा की और बच्चों पर हुए हमलों के खिलाफ भी आवाज उठाई। हमने ईरान को बताया कि जिन भारतीयों ने हमारा समर्थन किया उन्हें गैस की जरूरत है, इसलिए सरकार ने इसकी अनुमति दी है। जो दो गैस के जो जहाज आए हैं जी, अनुमति दी। ईरानी प्रतिनिधि ने कहीं भी यहाँ बीजेपी सरकार का नाम या भारत सरकार का नाम नहीं लिया, कूटनीति और इनके नीति संवाद और कूटनीति का जिक्र नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ भारत की जनता की बात की है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इससे साफ लग रहा है जो भारत में प्रतिनिधि हैं वहाँ के सुप्रीम लीडर के, उनका साफ कहना है, इलाही साहब उनका कहना है और उनकी बातों से लगता है कि भारत के खिलाफ अभी इस वक्त ईरान नहीं जाना चाहता है, ये साफ दिखाई देता है। लेकिन भारत क्या ये सोचता है कि वो दबा हुआ है इसलिए वो हमसे पंगा नहीं ले रहा है, हमसे लड़ाई नहीं छिड़ रहा है, हमारे खिलाफ नहीं जा रहा है? अगर भारत की रणनीति ऐसी अगर है, कुछ भी विदेश नीति तो हमारी क्या है आज की तारीख में जयशंकर जी, मुझे नहीं समझ में आ रही है बात। हम रशिया से तेल लेने के लिए मजबूर हैं, रशिया के साथ ब्रह्मोस बनाने के लिए मजबूर हैं, रशिया के तमाम 75% से ज़्यादा इक्विपमेंट, सेना जो आपूर्तियां हमारी पुरानी जो हो रखी हैं उसके लिए हम मजबूर हैं। हम रशिया से सुखोई लेने के लिए मजबूर हैं, हम रशिया से मिग लेने के लिए मजबूर हैं, लेकिन फिर भी हम जाके उधर, ये मजबूरी है हमारी, क्योंकि हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रशिया पर डिपेंड है, यूएसएसआर एक्स यूएसएसआर पर डिपेंड रहा है, आज भी है। आज भी कुनन से लेकर तमाम परमाणु संयंत्रों की अगर बात आती है तो रशिया की बात आती है, परमाणु ऊर्जा की बात करें तो। लेकिन फिर भी हम फ्रांस में जाके क्या करेंगे, रफाइल लेंगे, नींबू और मिर्ची नीचे लगा के, टायर के नीचे लगा के। तो कहां जा रही है हमारी विदेश नीति, और ऐसे में हम कहां खड़े हैं अगर इस युद्ध के लिहाज से देखा जाए जयशंकर जी? तो हालत ये हो गई है कि हमारे प्रधानमंत्री को अपनी पोस्ट ईरानी भाषा में लिखनी पड़ रही है। उनको ईरान को खुश करने के लिए कि भाई गलती हो गई तो ठीक है। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं जो है पूरी दुनिया को भी लग रहा है कि राहुल गांधी जो कहते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड है, तो है, वो दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। भाई ईरान से हमारे सदियों पुराने रिश्ते हैं। ईरान बहुत कम ऐसे अवसर रहे होंगे
बहुत सारे युद्ध भारत ने लड़े हैं, उन या थोपे गए युद्ध भी लड़े हैं, उनमें ईरान हमारे साथ ही खड़ा रहा है। इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दिया जाए तो लेकिन उसके बावजूद चूंकि आप कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, देखिए आपको याद होगा राजीव जी, एक पेगासस जासूसी बात जी, चली पेगासस, थी। जी बिल्कुल, पेगासस चली थी, तो पेगासस सिर्फ विपक्ष के नेताओं की ही नहीं रही होगी, वो हमारे प्रधानमंत्री की भी रही होगी, हमारे सरकार में बैठे हुए लोगों की भी रही होगी। और वही कोई कमजोर नस है जिसको बार बार नेतन्याहू भी दबा देता है, कभी ट्रंप भी दबा देता है। एप्स्टीन फाइल्स तो है ही है। हमारा प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं से कंप्रोमाइज्ड है। अदरवाइज पूरे दुनिया को मालूम था कि इजराइल और अमेरिका ईरान पे हमला करने वाले हैं। उसके चंद घंटों पहले हमारे प्रधानमंत्री को वहां जाने की जरूरत नहीं थी, नहीं जाते। वो कोई ना कोई दबाव जरूर था जिसके चलते वो वहां गए और उसका माना गया कि इन हमलों में भारत की भी सहमति है। खामियाजा सामने पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है, हमारे लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है। आज आप देखिए कि कभी प्रधानमंत्री जी ने अपना एक बहुत ही वैज्ञानिक शोध जारी किया था। भाषणों में उन्होंने बताया था कि कैसे नाले की बदबू से गैस बन जाती है, और वो कोई उनको चाय वाला मिला था, उन्होंने बताया कि उसने जो है कैसे बताया कि कैसे नाले से पाइप लगा करके और उसमें गैस। अब भारत में तमाम सोशल मीडिया पे हजारों हजार की संख्या में रील्स वायरल हो रहे हैं, मीम्स वायरल हो रहे हैं। लोग दिखा रहे हैं कि भाई हमारे देश में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ये तो गैस प्रधानमंत्री जी ने बताया। बल्कि एक सांसद ने तो, हाँ, कीर्ति आजाद ने, तृणमूल कांग्रेस के कीर्ति आजाद ने तो पार्लियामेंट में कहा कि साहब हमारे लोगों ने इस पर शोध ही नहीं किया। जो प्रधानमंत्री ने इतनी बड़ी वैज्ञानिक बात कही थी, उस पर शोध किए होते तो आज हमको जरूरत नहीं पड़ती ईरान से या कहीं और से लीक करने रास्ता खुलवाने की, सारा गैस यहीं पे मिल जाता। अब तो मतलब ऐसे ऐसे मीम्स बनने लग गए हैं, लेकिन इसका असर जरूर पड़ेगा राजीव जी, मेरा मानना यही है। मेरा मानना तो ये भी रहा है कि अभी जो 5 राज्यों विधानसभाओं में चुनाव होने वाले हैं, उनमें 4 राज्यों में तो गैर भाजपाई सरकार साफ बनते हुए नजर आ रही है। अब उसमें हमारे ज्ञानेश कुमार जी और उनका चुनाव आयोग कितनी बड़ी भूमिका निभाता है, उसमें से क्या हेरफेर करता है, मुझे लगता है कि उसमें भी बहुत कामयाबी नहीं मिल पाएगी। और एक राज्य जो है उसके बारे में भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि किसका पलड़ा भारी है। लड़ाई वहां पर भी बहुत कांटे की है, वो है असम राज्य। अब आप देख लीजिए घूम फिर करके प्रधानमंत्री जी, हमको समझ में नहीं आता है कि वो जब चुनाव भाषण करते हैं तो वो इस देश के प्रधानमंत्री रहते हैं या सिर्फ भाजपा, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के रहते हैं। हर बार उनका भाषण, अभी बंगाल में सुन रहा था मैं कि साहब ममता बनर्जी आ जाएंगी तो साहब वो हिंदू यहां अल्पसंख्यक हो जाएंगे। इसी तरह लोकसभा के चुनाव में कहा था कि अगर ये लोग आ जाएंगे, मतलब इंडिया अलायंस से आ जाएगा, तो अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी का ताला लग जाएगा। क्या नहीं कहा था कि ये आपकी क्या क्या उठा ले जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो उनको सारा संसाधन दे देंगे जो ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं। खुल करके बोलते हैं कि ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करती है जी। अब ममता बनर्जी तुष्टिकरण की राजनीति करती हैं कि नहीं करती हैं, ये अलग विषय हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री अल्पसंख्यकों के विरुद्ध बातें करते हैं, जहर फैलाते हैं, ये तो उनके भाषण में जाहिर है। वो जब भी भाषण करते हैं तो उनके खिलाफ खुल करके बोलते हैं। मतलब लगता ही नहीं कि उस देश के प्रधानमंत्री हैं जिस देश में 20, 22, 24 करोड़ मुसलमान भी रहते हैं, अल्पसंख्यक भी रहते हैं, उनके भी वो प्रधानमंत्री हैं कि नहीं है वो भूल ही जाते हैं, लेकिन इस तरह की बातें करते हैं। आपको बताऊं, एक मिथ क्रिएट किया गया है कि साहब ममता बनर्जी वहां बंगाल में मुसलमानों के अल्पसंख्यकों को वोट से जीतती है। 2021 का चुनाव का रिजल्ट आप देख लीजिए, उसका अगर विश्लेषण करिएगा तो 120 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां हिंदू बहुल आबादी है और वहां पे ममता बनर्जी के उम्मीदवार चुनाव जीते हैं जी। मतलब जहां जहां 70-80% हिंदू है वहां पर भी ममता बनर्जी के उम्मीदवार जीते हैं। तो इसका मतलब कि ममता बनर्जी को हिंदू भी वोट देता है, मुसलमान भी देता है। मुसलमान इसलिए देता होगा कि साथ उसको भाजपा पसंद नहीं है, उसको मालूम है कि इनकी नीतियां सांप्रदायिक हैं और ये सब चीजें कर रहे हैं। आप सोचिए कि मतलब ममता बनर्जी के खिलाफ कोई और बात करने का उनके पास नहीं है। भाई
15 साल से मुख्यमंत्री हैं, वो उनकी सरकार में क्या विफलताएं क्या हैं, वो सब पे नहीं, बस ये कि घुसपैठिए आ गए हैं, भर गए हैं और हम हटाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे और हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे, यही भाषा हिमंत बिस्वा शर्मा वहां बोल रहे हैं। भाई असम में 74 के बाद से बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात शुरू हुई थी। 80 के बाद से तो ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने आंदोलन शुरू कर दिया था। हमने 1983 का चुनाव कवर किया था, वो जो रक्त रंजित चुनाव था जिसमें दिल्ली और गोरखपुर के नरसंहार हुए थे राजीव जी। वो सिर्फ इसी विषय पर तो हुआ था ना, सारा बाइकाट हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद असम गण परिषद की सरकार बनी, तमाम सरकारें आती रही जाती रही, एक घुसपैठिए का नाम नहीं मिला। इस बार ज्ञानेश कुमार जी की सारी कवायद के बावजूद SRER की जो प्रक्रिया हुई है, सिर्फ हमने सुना है कि 2-2.5 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से निकाले जा सके हैं जी। इसका मतलब कि घुसपैठिए वहां नहीं है। घुसपैठिए होते तो उनका नाम निकालते आप। ऐसा कैसे हो रहा है? सबसे ज्यादा SIR की प्रक्रिया में नाम काटे गए हैं तमिलनाडु में, वहां तो कोई घुसपैठिया नहीं है। और बार बार भाजपा कहती है कि जो बांग्लादेशी हैं, घुसपैठिए हैं, वो मतदान नहीं करेंगे, उनको वोट नहीं डालने देंगे। तो तमिलनाडु में कहा कौन घुसपैठिया है? तो ये सारी चीजें हैं। मुझे लगता ऐसा है कि ये इनके ऊपर जो घाव पर नमक का काम करेगा, जो LPG गैस का संकट है, और आए दिन आने वाले दिनों में जरूर ये पेट्रोल का दाम बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, आज नहीं तो कल बढ़ाए, डीजल का दाम भी बढ़ाएंगे। हालत ये हो गई, रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, जो ठेला लगाते हैं, गुमटी लगाते हैं, चाय बेचते हैं, वहां गैस के अभाव में शटर डाउन हो जा रहे हैं। ये हालत हो गई है। वह बैंक्वेट हॉल वाले तबाह हो रहे हैं कि भाई करें क्या, कैसे हम खिलाएंगे लोगों को। तो ये किल्लत तो है, और इस किल्लत को दूर करने में अभी, अच्छा अगर किल्लत नहीं होती तो आपने 65 रुपए दाम कैसे बढ़ा दिया LPG सिलेंडरों का? भाई पहले तो आप कहते थे कि हम नहीं तय करते हैं दाम, वो तो एजेंसियां करती हैं, जो पेट्रोल डीजल या गैस को डील करती हैं, वो कंपनियां डील करती हैं, वो तय करती हैं, हम नहीं तय करते हैं। तो इस बार आपने कैसे बढ़ा दिया? 65 रुपए मामूली बात है। जिस बंगाल में 5 नया पैसा ट्राम का भाड़ा बढ़ जाता था तो ट्राम में आग लग जाती थी जी। उस बंगाल के लोगों को 65 रुपए की बढ़ोतरी कैसे लगेगी, कैसे उसको महसूस करेंगे? वहां आपका जो भी यह है हिंदू मुस्लिम बांग्लादेशी घुसपैठिया, सब कुछ काम नहीं आने वाला। राजीव जी, मुझे लगता है कि इस बार इस चुनाव में LPG गैस सिलेंडरों की बड़ी भूमिका रहेगी इनकी ताबूत खोदने में। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्लोजिंग कमेंट जल्दी से आता हूं। प्रफुल्ल जी, यहाँ चूंकि चुनाव की बात भी हो रही है पैरेलली, और युद्ध उधर है और उसका असर काफ़ी है हिंदुस्तान के ऊपर। अब आपसे ज़रा समझना चाहता हूँ, जल्दी से, समय ख़त्म हो चुका है, 2-1 मिनट में बताइएगा कि क्या सचमुच आपको लगता है कि खासकर पश्चिम बंगाल और असम, ये जो 2 राज्य हैं जिसमें पश्चिम बंगाल में भाजपा छटपटा रही है कि किसी भी ढंग से सत्ता पर काबिज हो जाए, और असम में दो बार से ऑलरेडी भाजपा सत्ता पे है और वो सत्ता की हैट्रिक लगाना चाहेगी इस बार, बिल्कुल इन अ रो। तो ऐसे